भाइयों, आज की हमारी इस किसान पाठशाला में बड़वानी से पधारे हमारे डॉक्टर किसान बलराम किसान सर का सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी दूर से नवाचार के रूप में हमारे क्षेत्र में केला एवं पपीता की फसल के लिए किसानों को कैसे करें, क्या उन्नत तकनीक है, क्या समस्या है, इसकी जानकारी देने के लिए आप स्वयं पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का माल्यार्पण एवं पुष्पार्पण जब डॉक्टर साहब से शुरुआत करना चाहूँगा कि वो माँ बदला। आइए आप आइए। अरविंद जी आ जाओ नहीं। इसी से जला लो, देखो लगाओ। लगाइए सर। एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ मैं खोलता हूँ। जय माता दी। माँ सरस्वती के पूजन उपरांत कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने से पूर्व अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक मैं अरविंद जी राउतिया से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे डॉक्टर साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। धन्यवाद। अरविंद भाई ने पहल करी है आपके क्षेत्र में किसान पाठशाला को बुलाने की, और यहाँ एक मंथन शिविर कह लें या हम फार्मरों की चर्चा कह लें, तो ऐसी शुरुआत अगुवाई करने वाला व्यक्ति चाहिए। शायद आप में से कई लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, बट अरविंद भाई आए बड़वानी, मुलाकात करी, फिर उन्होंने सोचा कि इस गांव में भी किसान पाठशाला लगनी चाहिए। आवेदन दिया, बुलाया, समय लिया, काफ़ी 6 महीने से टच में हैं। तो मेरे स्वागत की वजह आप लोगों को अरविंद भाई का धन्यवाद करना चाहिए कि आपके गांव में किसान पाठशाला की शुरुआत हो रही है। थैंक यू अरविंद भाई। जी डॉक्टर साहब के स्वागत उपरांत मैं दीपक जी से निवेदन करूंगा कि हमारे किरण जी का भी स्वागत करें। दीपक एक सर का परिचय दे दो ना, पता चलेगा। और यहाँ वालों को तो जानकारी है, पर ये वीडियोस जब जाएंगे पब्लिक के बीच में तो एक सर का परिचय थोड़ा बताइए ना। नमस्कार, मैं अरविंद परमार, प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, विकासखंड नलखेड़ा, जिला आगरमालवा। आज हमारे बीच में बड़वानी से डॉक्टर बलराम किसान, जो कि हमारे जिले की मुख्य फसल संतरा है, लेकिन नवाचार के रूप में पपीता एवं केला जो कि इस क्षेत्र में हो सकती है। पपीता कुछ लोगों ने शुरू किया है, लेकिन उनको जो समस्या आ रही है, कुछ तापमान के कारण, कुछ बीमारी के कारण, जिसके लिए हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री अरविंद जी राउतिया के निवेदन पे सर यहाँ पधारे हैं। मैं सर को कुछ जो मुख्य समस्या इस क्षेत्र की है, आपके क्षेत्र से जो भिन्न है, जो मैंने नोटिस किया है, मैं बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम की शुरुआत के शुरू में कि वहाँ टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ ज़्यादा गिरता है। यहाँ क्या रहता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक 1 से 7 दिसंबर और जनवरी का फर्स्ट पखवाड़ा, इसमें पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो 90% पाला पड़ने की संभावना रहती है। जनवरी फर्स्ट में ज़्यादा, जनवरी फर्स्ट और दिसंबर फर्स्ट। ओके।
और लास्ट ईयर से ये हुआ है कि जैसे 15 से 20 दिन लास्ट ईयर धूप यहाँ नहीं निकली थी, मतलब लगभग सूर्य के दर्शन दिसंबर में हुए थे, वो सीधे 20 जनवरी को। अच्छा। तापमान का देखा जाए तो पहले गर्मी में ज़्यादा रहता था, लेकिन पानी की समस्या थी वो लगभग सॉल्व हो चुकी है। पानी में तो ये मानो कि आपके यहाँ माँ नर्मदा की कृपा है, हाँ जी, हमारे यहाँ माँ काली सिंध और लखुंदर की कृपा से जैसे झरने वहाँ बहते थे वैसे हो सकता है कि 2-4 खूब पानी है। मैंने अभी देखा, मंदिर भी दर्शन किया, यहाँ सामने पानी देख ही रहा हूँ। हाँ। पहले नदी सूख जाती थी, इस नदी में इस पार से उस पार इस टाइम जा सकते थे जनवरी में अभी तो खूब पानी है। लोगों की समस्या थी कि एक होड़ चलती थी कि कौन पहले बोएगा, क्योंकि वो जो दिसंबर तक जितने पानी फेर दो उतने पर्याप्त रहते हैं। तो ये 2 मुख्य समस्या है, बाकी काफ़ी एक्टिव लोग हैं यहाँ के। तो और ये जो क्लाइमेट का डिफरेंस है मैंने सर को बताया, और मैं सर से निवेदन करना चाहूँगी कि लोग आपको सुनने के लिए पधारे, आप आपका माध्यम। थैंक यू। नमस्कार, बलराम किसान, आप लोगों के बीच का ही एक फार्मर हूँ। ऐसे ही जैसे अरविंद जी ने आज हमें इनवाइट किया है, ऐसे ही 2006 में 5 में हम जो कृषि के अच्छे वक्ता थे उनको तलून में बुलाते थे और सीखने के लिए बैठते थे, आप जैसे आज बैठे। किसान पाठशाला एक छोटी सी लाइन है, बट बहुत ज़रूरी है हम आपके बीच में इसका चलायमान होना। हमारे पास, सबके पास ज्ञान है खेती करने के, बट अगर उसको सूक्ष्म करके देखेंगे तो वो ज्ञान कहीं से हमें इनबिल्ट किया गया है। जो मार्केट में सामग्रियां मिल रही है उसके इर्द गिर्द हमारे दिमाग में कृषि करने के ज्ञान को फिट किया गया है। एक्चुअल में हमारी कृषि की परंपरा जो पहले रही है, मेरे दादा और नाना बोलते थे कि एक मुट्ठी दाना बोकर आओगे और एक बैलगाड़ी भर के लाओगे, और वो हमने देखा है। आज परिस्थिति उल्टी है, एक बैलगाड़ी ले जा करके पैसे बोना पड़ते हैं। दाना तो ठीक है, सही कह रहा हूँ, काका हंस रहे हैं, मतलब एक बैलगाड़ी ले जा करके पैसे बोना पड़ते हैं। पौध, कल्टीवेशन, खाद और अनेक सारी चीज़ें, प्लांटेशन के पहले की तैयारियां बहुत सारी होगी, जो मैं आज जिक्र भी करूंगा। समय बदलते डायनेमिक परिस्थितियां चेंज हो रही है और हमें भी एग्रीकल्चर को परिस्थितियों के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। एक ही तरह का रूढ़िवादी फार्मिंग का टेक्निक हम अगर करते आएंगे और मार्केट ने जो हमें फिट कर दिया है फॉर्मूला, उस तरीके से खेती करेंगे तो शायद पैसे ही पैसे लगेंगे और आउटपुट कम होगा। अभी फार्मिंग में करें क्या, किस दिशा में जाएं, ये एक अलग विषय होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके पास ये जो मित्र होगा इसको साइलेंट करेंगे तो शायद आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे, और आज का दिन आप मेरे साथ बिताओगे तो कुछ मैं फिक्स्ड बात कहूँगा कि शायद आज से आपका किसान खर्च आधा और कहीं ना कहीं उत्पादन ज़्यादा होने की शुरुआत हो जाएगी। पाठशाला कभी आपने अटेंड करी है ऐसा, कृषि पाठशाला, किसान पाठशाला? नहीं किया है, कहीं किसी कहाँ हो रहा है, यूट्यूब पे किया है। एक्चुअली हम एक थोड़ा मनस्थिति आप लेकर बैठे कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में आज बात करने वाले नहीं हैं, तो ये निश्चिंत हो जाए कि इस मंच से कुछ आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है या कुछ आप खरीदने वाले हो, उसको दिमाग से बाहर कर देना। हम सर के सानिध्य में बैठे हैं पेन पैड लेकर के, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। पाठशाला ऐसे ही होनी चाहिए कि कुछ अगर मेरी 4 लाइनें समझ में आए तो आपको नोट करना है। मेरी बातें चालू रखूं उसके पहले मुझे आपसे पूछना है कि यहाँ पर आप कौन सी फसलें कर रहे हैं? सर आपकी चेयर को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और उन फसलों में मुख्य समस्या क्या है? मार्कर और लगेगा। आप यहाँ फसल कौन सी कर रहे हैं? सोयाबीन, संतरा, गेहूँ, लहसुन, प्याज, मसूर, धना, चना। चना कम हो गया होगा, बहुत कम हो गया। सरसों भी कम हो गई सर। सरसों भी कम हो गई। खरीफ में तो सोयाबीन और मक्का ही ज़्यादा है, मक्का भी कम हो गई। और रबी में ये सारी फसलें हैं सर। आपने जो भी फसलें मुझे गिनाई,
इसमें लहसुन और प्याज लॉटरी सिस्टम है, बाकी किसी में लॉटरी नहीं है। सामान्य फसलें हैं, लहसुन प्याज अच्छा है, लॉटरी सिस्टम है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, कभी बराबर में एवरेज आता है। और पानी आपके पास अभी जब 365 दिन का आ गया है, बराबर ना, पानी आ गया है ना अभी, कुछ गांव में आ जाएगा, कुछ गांव में आ चुका है, हाँ? तो पानी जब आ गया है तो हमें पानी वाली फसलों पर विचार करना चाहिए और पानी वाली फसलों को मद्देनजर रखना चाहिए। 365 दिन की हम अगर फसल प्लान करेंगे या जो हमने फसल प्लान कर रखी है उसमें अर्निंग कैसे ज़्यादा लेंगे, ये दोनों बातें हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिसको एमएसपी है, जिसका रेट फिक्स्ड है, उसका रेट बहुत बढ़ेगा नहीं। गेहूँ, चना, सरसों, आपका ये जो है डॉलर, ये फिक्स्ड रेट है और इनमें आपको साल में 2 बार 3 बार अल्टी पल्टी करना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर ज़मीन खूब है तो हम 3-4 फसलें कर सकते हैं, ज़मीन कम है तो 2 फसलें कर सकते हैं, और ज़मीन ऐसी है शॉर्ट है तो उसमें एक ही फसल कर सकते हैं। 5 एकड़ ही अगर है, 3 एकड़ ही अगर है तो हम एक फसल कर सकते हैं। बट शॉर्ट ये चाहिए कि एक फसल में हमें आउटपुट बराबर चाहिए। माइक ले ले क्या? हेलो, यहाँ पर एवरेजन रकबा कितना है फार्मर के पास? बड़े फार्मर हैं या मिडिल है या छोटे किसान हैं आप लोग? 5 से 25 के बीच में, 5 से 50, मतलब मिडिल और बड़े भी हैं, छोटे किसानों की संख्या कम है। तो आप एवरेजन 2 से 3 फसलें तो रख ही सकते हैं अपने प्लॉट पर, और नई शुरुआत कर सकते हो कि साल भर की फसल को भी क्या हम एंट्री दें, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट आपकी जो फसलें आ रही है, इसमें जो आपने नाम गिना है, इसमें मुख्य समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? जो आपने फसलें गिनाई, संतरा, फलन की समस्या, फल की समस्या, फल आने के बाद फल गिर जाता है। पौधे सूख रहे होंगे? पौधे तो नहीं सूख रहे हैं, पौधे नहीं सूख रहे हैं, पीले हो रहे हैं। माल कभी लगता है कभी नहीं लग रहा है। माल तो 5-5 साल हो गया है, वो बगीचे 5 साल भी हो गए, नहीं भी आया आ रहा है। किसी में 5 साल हो गए आया नहीं है। 5 साल भी बंद हो गए। ये बच्चा 5 साल का ही है, इनका खेत 5 साल का ही है, वही मैं बोल रहा हूँ। संतरा 5 साल का मतलब ये भाई 5 साल का है। 5 साल हो गए बंद। अच्छा, पौधे तो 32 साल के पौधे हैं सर। हाँ, आ नहीं रहे, 5 साल हो गए, आ नहीं रहे हैं। अंदर खेती भी करते हैं उसमें? कुछ नहीं करते हैं। उसको कैसे ध्यान रखते हो आप संतरे को? दवाई डालते हैं और 2-3 बार दवाई स्प्रे करते हैं, पोताई करते हैं, निंदाई गुड़ाई कर देते हैं। वो पानी फ्लड का, ड्रिप का? फ्लड का ही है। साल भर देते हैं या कब देते हैं पानी? जो सर जून में, जुलाई में, मतलब ये बोनी से बोले पानी, बरसात का पानी गिरता है, उससे 2 महीने पहले बंद कर देते हैं पानी। अप्रैल से बंद करते हो? मई से? अप्रैल से बंद तो ताने आने लग जाती है, थोड़ा पानी दे दो। सितंबर के बाद जब पानी जाता है बारिश का, उसके बाद कैसे ट्रीट करते हो? लेट से ही करते हैं सर। कितने दिन में? आपकी किसी की ब्लैक सॉइल होगी, किसी की मध्यम होगी, महीने में 3 बार या 2 बार? महीने में 1 बार किलो में 1 बार देते हैं पानी। और फर्टिलाइजर कैसे करते हैं? खाद भी जो फूंक के या फिर तो कभी डीएपी पूरे खेत में पहले कल्टीवेशन करना है, फिर खाद फूकना है, फिर पानी देना है, फिर पानी देने की जरूरत आएगी, फिर एक बार कल्टीवेशन करना है, पानी देते रहेंगे सर। पानी देते रहेंगे। कचरा कैसे निकालते हैं? कचरा तो यही नहीं सर, अपने पास तो बेल है सर, एवरेज अगर बात करें हम तो चारा मार दवाई भी डलती होगी, कोल्फे चलते होंगे, बखर पास चलती होगी, पानी एक बार वरा पाने के बाद में फिर से। और इसका फ्लावरिंग का महीना कौन सा और तुड़ई का टाइम क्या है आप लोगों के यहाँ का? जून में जब पानी गिरता है, 22 जून के बाद पहली बारिश फ्लावरिंग का टाइम। और माल तुड़ई का टाइम फरवरी, मार्च, 15 फरवरी चालू हो जाएगा, मार्च तक चलेगा, अप्रैल तक भी चलेगा।
इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप? बारिश आने के बाद माल सेट होने का टाइमिंग, फ्लावरिंग मतलब एक वो कली खिलने का टाइम, पौध को बाहर पे चलने की परिस्थिति, और फिर माल कली से फूल, फूल से बोल, बोल से फल बनना। इस प्रक्रिया में आप मार्च में हार्वेस्टिंग लेते हो, फरवरी और मार्च में। अब यहाँ से जैसे जैसे रिवर्स जाओगे आप, तो जनवरी भर ठंडी है, पौधा डोरमेंसी में चला गया है, एकदम शांति से बैठा है। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके यहाँ की फील्ड, मतलब ये क्षेत्र में 1 महीना ज़ीरो कर लो 12 महीनों में से, हाँ, उसमें प्लांट डोरमेंसी में है और वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है ठंडी के कारण। तो आपका ठंडी जस्ट जाने के बाद में माल तुड़े स्टार्ट होगी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने के बाद, और ठंडी रहते रहते आपका माल पूरा परिपक्व हो जाएगा। मतलब दिसंबर तक बोल बन के रेडी होगा, वो भरण करेगा ठंडी ठंडी में। तो शुरुआत कॉन्सेप्ट जो ऐसे पेड़ वाली फसलें होती ना, इनका होता है तान वाली प्रोसेस से, और इसके पौधे की डिज़ाइन होती है कि पौधा रूट कैसे डिज़ाइन कर रहा है। संतरा बहुत ज़्यादा है, मैं उस टॉपिक को ले लेता हूँ, फिर आगे की प्रक्रियाएं करते हैं। संतरा है, अनार है, सीताफल है, आम है, ये जो फसलें हैं ये नेचर के साथ चलने वाली फसलें हैं, और इनकी जड़ों की डिज़ाइन होती है तो ऊपर इनके फल अच्छे आते हैं। अगर इनके जड़ों की डिज़ाइन सही नहीं है, अगर इनमें आपने ज़्यादा दवाई का प्रयोग बहुत किया है, अच्छा मात्रा में किया है, तो ऊपर अच्छे फल की कामना नहीं करना है। आपने चारामार का प्रयोग किया, या आपने इंसेक्टिसाइड का किया, या फंगीसाइड का किया, जो भी दवाई का केमिकल का प्रयोग ज़्यादा किया, मतलब कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन बनाएगा, और वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसा आपके पौधे को असर देगा, जिसका निर्णय ये रिजल्ट मिलेगा कि कोई साल पूरा खाली चले जाएगा, कोई साल अच्छी बाहर आ जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट हर साल चेंज है। जो 1 दशक पहले क्लाइमेट था आज वो नहीं है, उसके 1 दशक पहले जब आपके क्षेत्र में संतरा खूब हुआ करता था, वो क्लाइमेट आज 2025 में नहीं है। आगर मालवा ये राजस्थान का बॉर्डर है, पर ठंडी भी खूब है यहाँ पर और गर्मी भी खूब है। गर्मी भी खूब है ना, 45 तक जाता है ना मई में। 15 मई से 10 जून का शायद टेम्परेचर बहुत अपर जाता होगा, 9 तपा जो आता है, रोहिणी तपने वाला। तो ये जो 9 तपा है, इसमें आपके संतरे को हार्ड होना है। पौधा लगने से उसकी डिज़ाइन होती है। अगर आप समझो तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट है संतरे में। आपकी फसलें, आपका ग्राफ, आपका खेती करने का तरीका सब मायने रखेगा कि आपके खेत में संतरे की लाइन से लाइन क्या है और पौध से पौध की दूरी क्या है, पहला चक्र। दूसरा, हम इसको कितना कल्टीवेशन कर रहे हैं। तीसरा, हम इसको बचपन से कैसा रूट को डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, संतरा, आम, सीताफल, अनार, ये जो फल और पेड़ वाली फसलें हैं, इनका जड़ का डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, और जड़ को छील-छाल करना ज़रूरी नहीं है। अभी जहाँ आपका प्लांट लगा, पहला गुटी लगाई, गुटी लगाते ना, कैसे लगाते प्लांट? कलम। उसका नीचे का रूट स्टॉक क्या है जो जड़ों को फैलाएगा, वो कौन सा है, और ऊपर की हमारी कलम कौन सी है। बहुत अच्छा खूबसूरत पौधा दिख रहा है, वो मायने नहीं रखेगा। मैंने सर से यहाँ अभी चर्चा करी थी आप लोगों के आने के पहले, तो फार्मर की नज़रों में जो बहुत अच्छा हरा पत्ता है, साइज़ बड़ा है, वो बहुत अच्छा पौधा है और वो हमने लगा दिया है। उसकी जड़ कौन सी है जो जंगली प्रॉपर होनी चाहिए, जिसका रूट का डिज़ाइन अच्छे से हो। अब हम पौधा ले आए हैं, हमने पौधा लगा दिया है। अब ये लगभग 15 फीट के ऊपर लगा रहे हो आप, क्या ग्राफ लगा रहे हो यहाँ पर? 20 बाय 20, 16 बाय 16, हाँ 18 बाय 18 भी है, कोई 16 बाय 18 भी है। बड़ा है ग्राफ, पहले कम था। एवरेज 18 बाय 18 ऊपर नीचे का मैं अगर बात करूं। अब जो भी आपका ग्राफ है कि 18 लाइन से लाइन हो गई और पौध से पौध भी 18 फीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पौध लगाया है। अब हमारे फार्मरों की लालच क्या है पता है? ये खाली जगह बहुत सारी, यहाँ पर मेरे को फसल लेनी है,
हाँ, ये इतनी सारी खाली जगह है, क्या करेगी ये? यहाँ मुझे कोई ना कोई फसल चाहिए। ये लालच नहीं है, एक्चुअल हमने संतरा लगा दिया है तो घर चलेगा कैसे? वो भी तो एक विषय है ना। तो ये खाली जगह में अंतर्वर्ती फसल लेना है। अब वो फसल लेने का टेक्निक आपके रूट की डिजाइन को बिगाड़ देता है बचपन में। मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की। जो आपका 5 साल का पौधा, 6 साल का पौधा फल नहीं दे रहा है, वो आज उस परिस्थिति में आ गया है कि मैं अब फल ना दूं। बट वो शुरुआत कहाँ से गड़बड़ की हुई, मैं वहां से चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ जब हमने पौधा लगाया और ये जो बढ़ना चालू हुआ, ठीक है, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही है, हम यहाँ या तो नाली से पानी देते हैं या ड्रिप से देते हैं। आप कैसे दे रहे हो पानी? नाली से दे रहे हो। तो नाली से पानी हम देंगे, पौध लगाते समय एक सिंगल नाली है, फिर पौध जैसे बड़ा होगा तो 2 नाली चाहिए आपको पौधे के दोनों तरफ। ऐसा करते हो क्या? 2 नाली चाहिए। जैसे जैसे पौध बड़ा हो रहा है, पौध की डालियां बड़ी हो रही है और सूर्य देवता जहां से रोशनी दे रहा है, इस डाली के बाहर आपको कल्टीवेशन करना है, इसके अंदर नहीं करना है। ऐसे कितने किसान करते हैं यहाँ पर? जो पौधे की डाली है, ऊपर से 12 बजे दोपहर को सूर्य देवता ने जो रोशनी दी, उस डाली के नीचे जहाँ अंदर छांव है उसमें कल्टीवेशन नहीं करना है। उसके बाहर जो धूप है उसमें कल्टीवेशन कर सकते हो। फार्मर प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें खरपतवार निकालना है, अन्यथा जंगल में कल्टीवेशन चलता नहीं। ये जंगली पौधा है। इस तरह के पेड़ पौधों में कल्टीवेटर चलाने की जरूरत नहीं। क्या बोलते हो आप? पंजा। कल्टीवेटर जो मिट्टी को उखाड़ता है, उसके साथ खरपतवार को उखाड़ता है, उसके साथ हमारे पौधे की जो जड़ों की डिजाइन होती है उसको भी उखाड़ देता है। अब हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहां जैसे ही हम इससे पौधे की हाइट बढ़ने लगती है, जो फार्मर संतरा कर रहा है वो थोड़ा मेरे साथ कम्युनिकेशन करना, मैं बतलाते जाऊंगा, मैं सही बतला रहा हूं या उसमें सुधार करना है वो बताना मुझे। ये संतरा लगाया हमने, 1 फीट का पौधा है। 1 साल में इसकी हाइट कितनी आएगी? कितनी? फुटन चलेगी। जो सिंगल कांडी, 2 कांडी लगाया हमने, 2 कांडी की हाइट आई, वो 1 साल में 5-10 होगा, हो जाएगा। और हाइट में कितना इजाफा होगा? अगले साल होगी हाइट तो। इस साल हमने अगर 1.5 फीट का पौधा लगाया है तो 12 महीने के बाद कितना होगा? हाइट कम बढ़ती है, चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ती है। अभी हमने 1 नाली लगाई, अभी दूसरी नाली 18 फीट पे हमने करी है। एक्चुअली अमरावती में संतरा पे मैं काफ़ी सारी पाठशालाएं लेता हूँ। आप लोगों को क्यों उगलवा रहा हूँ कि आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकूँ, ठीक है? अमरावती संतरे का खूब मोठा बेल्ट आहे मराठी में, बड़ा बेल्ट। हाँ, तो वहाँ ऑलरेडी पाठशाला होती है और हम वहाँ किसानों के साथ कम्युनिकेशन में खूब अच्छा संतरा पका रहे हैं। बट वहाँ पानी की दशा अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। सही बात कही, पानी कम है और कम पानी का पौधा है संतरा, ज़्यादा पानी का पौधा नहीं है। बट मराठी मानुस खूब ध्यान देते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं और पौधे के साथ खेत में ही रहते हैं, वहीं घर भी बना लेते हैं, तो रिजल्ट भी खूब आता है। बट आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ताकि आप लोगों से मुझे थोड़ा सा फीडबैक मिले तो मैं आपके साथ इस गांव, इस शहर में चर्चा कर सकूं कि यहाँ की आपकी प्रैक्टिस कैसी है, उसके मुताबिक मैं चर्चा कर सकूं, ठीक है? तो ये जो आपने 18 बाय 18 पर लगाया, इसकी 2 नालियां करी और पानी दी, अभी 1 साल, ठीक है? 1 साल में ये हो गया 2.5 फीट उदाहरण के लिए, और इसका ओरा बन गया 2.5 फीट राउंड। इतना ही होगा, गोल चक्री 1.25 फीट इधर, 1.25 फीट इधर और हाइट 2.5 फीट की। तो अभी 1 साल के बाद में हमारी 2 नाली चाहिए। सिंगल नाली शुरुआत में प्लांटेशन के समय तक ठीक है, उसके बाद हमें 2 नाली चाहिए। अब हमने जो पौधे को लगा दिया और उसका रूट डिजाइन होना चालू हुआ, हमने लगाया कभी भी, बारिश आने के बाद पौधे की जड़ों का स्ट्रक्चर पूर्ण तरीके से बदल जाता है।
क्योंकि आप नाली से जो पानी दे रहे हो उसमें बक्खर चलाओगे ही, मैं कितना भी बोल के जाऊं, क्योंकि खरपतवार आएगा, है ना। और बारिश का पानी आता है तो वो चौतरफा सभी जगह गिरता है, उसकी बूंदें हर जगह, आपके नाली के जैसे सीधी बूंदें नहीं है। बारिश का जो 4 महीने का पीरियड है उसमें 60 दिन जो कंटिन्यू पानी गिरता है और नमी रहती है 80-90 दिन, तो उसमें जड़ें चौतरफा जाती है। और ये ऐसे पेड़ हैं कि सीधी जड़ भी जाएगी और आड़ी जड़ भी जाएगी, और हमारे बालों के जैसे जड़ भी रहेगी और टीची उंगली जैसे जड़ भी रहेगी, अंगूठे जैसे जड़ भी रहेगी। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही एक जड़ को हमने काटा, अभी यहां पर 4, फिर ये 4 पे आपने बक्खर चलाया तो समझ में आ रहा है। अब इस पे फिर तीसरी बार बक्खर चल गया, अब समझ ही नहीं पड़ेगी कितने बाल आ गए यहां पर। ये रूट का डिजाइन होता है, हम जितनी बार उसको तोड़ेंगे उतनी बार गुच्छा बनेगा। यहां पर जैसे ही प्लांट का अगले साल के हाइट की अगर हम बात करें तो ये 5 फीट हाइट और 5 फीट का औरा, सेकेंड साल बराबर है दूसरा साल। तो ये आपका जो पानी देने का पट्टा है, ये जो धूप आ रही है इसके बाहर, तो पानी आपको आधी धूप और आधी छांव वाले पट्टे पर देना है। एक पौधा है, इसको पानी कहां देंगे? जहां इसके पत्ते की 12 बजे के सूर्य की रोशनी की छांव जहां है, आधा पानी अंदर आधा पानी धूप में, और दोनों तरफ देना पड़ेगा। हमें अगर पौधे की दूसरे साल से उसकी रूट की डिजाइन करना है कि अब इसकी जड़ें मजबूत हो, हेल्दी हो, इसकी पाइपलाइन मोटी हो। आप खेतों में पानी चलाते हैं तो एक 2 इंच का पाइप, एक 4 इंच का पाइप, पानी किस में ज्यादा आएगा? 4 इंच में ज्यादा आएगा। अगर 2 में भी हम 5 की मोटर लगाएं और 4 इंच में भी हम 5 की मोटर लगाएं तो पानी आपका 4 इंच में ज्यादा आएगा, उसी हार्स पावर में, उसी बिजली बिल में। ठीक है। ऐसे ही जो प्लांट की रूट का डिजाइन होना चालू होता है शुरुआती चरण में, वो डिजाइन होता है अपने आप, बारिश में सभी जगह फैलती है। बट हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ तो कल्टीवेशन करना है। तो आपके लिए ये दायरा हमने दे दिया कि 18 फीट पे पौधा है। अभी आपके दूसरे साल पे मैं आ गया हूं, है ना। ये पौधा और ये पौधा 18 फीट पे है, तो यहां से 2.5 फीट और यहां से 2.5 फीट हमें कल्टीवेटर अंदर नहीं चलाना है, बाहर चलाना है। तो अभी कितना हुआ? 5 फीट गया 18 में से, तो बचा आपका 13। ये 13 फीट में आप कोई से भी फसल लगाओ, अंतर्वर्ती फसल लगानी ही है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अंतर्वर्ती फसल का कुछ पैमाना होता है। अंतर्वर्ती फसल के लिए आपको बहुत गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर बेल वाली फसलें करेंगे तो इसको बहुत मजा आएगा। आपके संतरे को हम गेहूं करेंगे और इससे चिपका करके करेंगे। जो पौधा है उसके आसपास भी छोटे ट्रैक्टर से डारा बना देंगे हम, कल्टीवेटर चला के। करते हैं सर। आसपास भी कोई खरपतवार आनी नहीं चाहिए। ये जो पौधा है हमारा, इसके आसपास भी हम निदाई गुड़ाई अच्छे से करते हैं। छोटा ट्रैक्टर वहां पर घुमाते हैं। एक अभी वो तो ज्यादा छोटे आ गए ना हाथ वाले, वो पौधे से रगड़ कर चलते हैं। कभी कभी पौधे की भी छाल निकल जाती है, क्योंकि वहां खरपतवार है। वो नहीं रहना चाहिए, वरना हमारा पौधा पता नहीं जिएगा कि नहीं। तो खरपतवार को मारने के लिए हम हमारे पौधे की सारी एक्टिवेट रूटों को खत्म कर रहे हैं, जड़ों को खत्म कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इस 13 फीट के दायरे में अंतर्वर्ती फसल करना है, और हो सके तो बेल वाली फसलें ज्यादा करें या कम उम्र वाली फसलें करें, 90 दिन वाली। आप ऐसी फसल एक भी ना करें जिसको 6 महीने लगे। 6 महीने वाली अगर हम फसल करेंगे तो उसमें माइनस क्या और प्लस क्या? आपने
इस 5 फीट के दायरे के बाहर यहां खूब पानी दिया है 6 महीने तक। तो क्या आप जानते हो कि यह संतरा यहां से पानी और भोजन लेने नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा? जाएगा ना, भले ही उसका छांव यहीं तक आ रहा है, बट उसकी रूट आपको पूरे इस 13 फीट के दायरे में भी मिलेगी। अभी किसी भी इंसान को आप में से मैं खड़ा करके ये टीची उंगली पर एक सुई लगा दूं और निकाल दूं, आपकी हाथ में मैंने एक सुई लगाया और निकाल दिया, अब आप मेरी पाठशाला सुन लोगे दिन भर? हर पल आपका ध्यान उस उंगली पर है। ऐसे करेंगे ना, दबा करके सुन मुझे रहे हो, बात भी कर रहे हो, घर से फोन आ गया, वो भी, पानी भी पी लिया, नाश्ता बना, खाना खाया, ध्यान वहीं पर, उंगली। तो हमारे अंदर जैसी जीवात आत्मा है वैसे पेड़ों के अंदर भी जीवात आत्मा है, और उनके जैसे हाथ पैर कटते हैं तो उनका ध्यान भी वहीं जाता है, एक्चुअली डोरमेंसी में जाते हैं। जैसे ही आपने पेड़ को कटिंग छटिंग किया तो प्लांट जाएगा डोरमेंसी में। फिर उसने ध्यान देना चाहिए आपके टहनी को बनाने में, पत्ते को बनाने में, या अपने ऊपर की बॉडी को बनाने में ध्यान देना चाहिए, या जैसे ही आपने ये फसल निकाली 6 महीने बाद 4 पानी दे करके, तो यहाँ पर आपने फसल निकाली, ट्रैक्टर चला, टाइट हुआ, फिर जुताई करी, फिर रोटावेटर किया, फिर गहरी जुताई करी, क्योंकि हमें जमीन ढीली चाहिए, हमें ढेपे नहीं चाहिए, और गहरी जुताई चाहिए, फिर तान के लिए छोड़ दिया। तो गहरी जुताई जैसे ही करेंगे, आपने यहाँ पर जो 4 पानी 3 पानी दिए हैं 6 महीने में, वो यहाँ की सारी जड़ों को डिजाइन कर लिया और आपने उसको फिर अब तोड़ दिया। फिर बलराम ने जो बताया था हमने तो वही किया है कि छांव जहां आए वहां तक हमने कल्टीवेटर चलाया है। बट आपने फसल अगर 6 महीने की ली है तो वो आपके मेन पौधे को डिस्टर्ब कर रही है। आपको यहां पर फसल कौन सी लेनी है? इस जगह आपको जो नियमित पानी देते हो वो देना है और खाद यहां देना है, और जैसे जैसे पौधे की हाइट बढ़ रही है आपको पानी का दायरा बदलना है, दूर करना है। पौधे के तने के पास पेड़ वाली फसलों को पानी चाहिए नहीं। जो भी पेड़ वाले फलदार वृक्ष हैं उनको अपने स्टम के पास पानी नहीं चाहिए, वरना वो कुपोषित रहते हैं, हार्डनिंग नहीं होती है और पूर्ण अपना वो आउटपुट दे नहीं पाते फल को। आम कह लो, संतरा कह लो, मौसम्बी कह लो, नींबू कह लो, सीताफल कह लो, अनार कह लो, ये जो पेड़ वाले फल हैं इनके तने के पास पानी की आवश्यकता नहीं है, तने से दूर है। सबसे पहली कंडीशन। तो हम वाटर मैनेजमेंट को ठीक करेंगे तो हमारे 3-4 साल फल आ जाएंगे और खूब शानदार टेस्टी फल आएंगे। और व्यापारी ने एक बार अगर अच्छा पानी प्रबंधन वाला किसान के यहाँ से फल लिया तो वो बार बार वहाँ आएगा, उसकी गाड़ी की डिमांड बनेगी। जिस बगीचे में अगर छाँव ही हो, बिल्कुल छाँव और धूप नहीं हो, तो फिर उसका क्या इलाज है सर? उसका इलाज भी बताएंगे, अभी मैं चर्चा कंटिन्यू करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं रूट डिजाइन और वाटर मैनेजमेंट, जैसे तीसरे साल पे जाओगे तो इसका ऑरा फिर बढ़ गया, हाँ, ये दायरा फिर सिमट गया। अब यहाँ अंतर्वर्ती लेना है तो क्या लोगे? तो यहाँ पर अलग से डालो ड्रिप, यहाँ फ्लड इरिगेशन नहीं करना। आपको संतरा जिंदा रखना है ना, तो संतरे को दो आप फ्लड का पानी दोनों तरफ, तने से दूर, और यहां पर बीच में डालो ड्रिप। ड्रिप से जो फसल ले सको कम पानी वाली, 3 महीने वाली। इस 13 फीट में ड्रिप डाल करके 4-4 फीट पे डाल दो, 5-5 फीट पे 13 फीट में 3 ड्रिप की नलियां डालो। जो 3 महीने की फसल हो उससे बड़ी फसल नहीं लेना। चना ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, इस तरह की फसलें, सोयाबीन ले सकते हैं। जो 3 से 4 महीने की फसल हो उससे बड़ी फसल नहीं लेना है, और इसका ओरा बढ़ाते जाना है, इसका ओरा बढ़ाते जाना है। सबसे पहला पानी प्रबंधन संतरे में अगर बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो ये मैंने प्रैक्टिस करी है कुछ किसानों के यहाँ और मुझे बहुत शानदार रिजल्ट आता है। अभी संतरे की आप कटिंग छटिंग करते हो क्या? अभी तक नहीं करी। जिनके यहाँ ग्राफ छोटे होंगे उन्होंने की होगी, बड़े में भी करते हैं। कितने साल के बाद में करते हैं? 4 से 5 साल के बाद स्टार्ट कर देते हैं। 5 साल के बाद करते हो, फिर हर साल करते हो, है ना? सूखी तोड़ दी, कोई ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसका पूरा माथा ऊपर से काट दिया। तो कटिंग करने के बाद आपको क्या दिखता है, उसमें चेंज क्या आता है? अभी
पहली बार आपने संतरा लगाया है, 4 साल के बाद आपने फल ले लिया या 5वें साल लिया, उसके बाद आपने कटिंग करी, तो अभी जो डिज़ाइन है इसमें और एक बार कटिंग करने के बाद जो 6ठे साल डिज़ाइन बनेगी उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फर्क ये है कि अंदर से सर पूरी नई ब्रांचेस आ जाती है, उसमें पूरा पौधा एक साथ पैक हो जाता है, मतलब अंदर से पूरा पैक हो जाता है, देता है। फुटान अच्छा होता है। कटिंग करने के बाद फुटान अच्छा देता है। वाटर मैनेजमेंट में एक आपको विधि पर और जाना पड़ेगा। तान जो उसका सिम्टम है ना, फरवरी से लेकर के आखिरी तक का जो बारिश आए जब तक का तान, अभी चेंज क्या हुआ है क्लाइमेट में, एक मेजर फर्क आया है कि हम 15 जून की बारिश मानते थे 1 दशक 1.5 दशक पहले। 2 दशक पहले तो 15 जून में पानी आता था, 20 साल पहले 15 जून में पानी आता था। 15 साल पहले 25 जून को आने लगा, 10 साल पहले 30 जून तक आने लगा, अभी 5 जुलाई को पानी आता है। जून पूरा गर्मी में शिफ्ट हो गया है, वो बारिश का रहा नहीं। जून बोलते हैं कि बारिश ठंडी हवाएं आएगी, पर बारिश आती नहीं। सही कह रहा हूं काका? पानी जून में आता है, अभी यहाँ पे नहीं आता ना, तो क्लाइमेट शिफ्ट हुआ है। तान का पीरियड आपका जून भी है, मई भी है, अप्रैल भी है और मार्च भी है। तान का पीरियड बढ़ गया है। अभी हमारी जो फसल लगी है अंतर्वर्ती, और किसी के यहाँ गेहूं लगा है, किसी के यहाँ चना लगा है, किसी के यहाँ और भी कुछ लगा हुआ होगा, मसूर, तो ये पानी कब तक आखिरी मिलता है इसको और कटन कब तक आती है? अभी आखिरी हो गया, अभी चने को आखिरी हो गया, गेहूं को और मसूर को बाकी है। तो ये जो पानी आपका फरवरी में बाकी है और फसल मार्च में कट के उसका गेहूं का भूसा निकल रहा है, तो गेहूं बहुत गर्म है, कटने के बाद उसका भूसा जहाँ जहाँ रहेगा कोई फसल वहाँ सही से आएगी नहीं, वो मिट्टी में चिपक जाता है, तो मिट्टी में एरिएशन बंद हो जाता है, हवा बंद हो जाती है। सोयाबीन का भूसा जहाँ रहेगा वहाँ ढीला रहेगा। तो आपको कौन सा भूसा खेत में रखना है, उस फसल को कितनी बाहर करना है, ये प्रैक्टिस की तान है कि हम 15 फरवरी के बाद से या 1 मार्च से क्या संतरे का पानी 0 कर रहे हैं। आपका संतरा टूट रहा है फरवरी मार्च में ना, मार्च के बाद से क्या संतरे का पानी 0 कर रहे हैं, तो हमारी जो अंतर्वर्ती फसल है वो बोलती नहीं अभी तो मुझे पानी चाहिए, संतरे को दो या मत दो। ये फर्क आ जाएगा। तो जो इफेक्ट आना है वो आपकी फ्लावरिंग में और उसके आउटपुट माल में आएगा। मार्च 15 से लेकर के बारिश आने तक 1 बूंद पानी चाहिए नहीं उसको। यहाँ से प्रैक्टिस चेंज होगी। जब हम फसल लेना चालू हो गए उसके बाद में अंतर्वर्ती की कामना करना बंद कर दो, जरूरत है नहीं। अंतर्वर्ती फसल यहाँ बीच में रहेगी, वो रहेगी जब तक इसको पानी देने वाली प्रोसेस है जब तक। और सबसे बेस्ट फसलें इसमें आएगी बेल वाली फसलें। अंतर्वर्ती फसल जब हम बड़ा हो गया, हमने लक्कड़ बांधकर उसको और सकड़ा कर दिया, अब हमें बहुत गैप दिख रही है, तो हमें कोई ना कोई फसल लेना पड़ेगी। संतरे से माल आए या ना आए, हमें कोई ना कोई फसल लेना पड़ेगी, तो बेल वाली फसल लेना है और सेंटर में ड्रिप डाल कर लेना है। ये कैंसर है आपके संतरे का। लाइन बहुत छोटी सी है कि आप तान कब दे रहे हो, उसमें अंतर्वर्ती फसल को कब बंद कर रहे हो, और अंतर्वर्ती फसल से आपके संतरे पर क्या क्या असर हो रहा है, ये अगर नहीं पकड़ पाए तो हम संतरे से प्रॉपर आउटपुट नहीं ले पाएंगे। जड़ों का डिज़ाइन, पानी प्रबंधन और अंतर्वर्ती फसल, ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिससे आपका संतरा अगले लेवल पे माल देना चालू कर देगा। अगले सत्र से, अभी इस सत्र से चालू करोगे तो अब माल टूटने के बाद। दूसरा, खाद जो भी हम दे रहे हैं उसमें हमें संतरे में भट्टी खाद देना चाहिए। डायरेक्ट भोजन या वाटर सॉल्यूबल की कतई ज़रूरत नहीं है, इससे टॉक्सिन बढ़ता है। संतरे में भट्टी खाद देंगे तो ज़मीन का पीएच नहीं बढ़ेगा। जिसने भी डाई अमोनियम फास्फेट, DAP, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, 12-32-16, 10-26-26, ऐसा कोई सा खाद यूज़ किया आपने? यही करते हैं। तो जिसने भी एक बार डाला होगा उसकी ज़मीन का पीएच बढ़ गया है, और पीएच बढ़ गया है तो उसको नियंत्रण करेंगे तो संतरे से आउटपुट आएगा।
अभी छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। सिंगल सुपर फास्फेट का बैग देखा है सबने? ये समझ में आया पानी प्रबंधन? हम संतरे की पूरी एक क्लास लगा सकते हैं, 5 घंटे का उसका पूरा विषय है, प्लांटेशन से 5 साल के लिए। तो मैंने आपको जस्ट छोटा सा ब्रीफ दिया, हम केले पपीता पर भी पहुंचे, वरना विषय से भटक जाएंगे। तो इसमें वाटर मैनेजमेंट है, फिर खाद की जो प्रक्रिया है। अब मैं जो खाद बतला रहा हूं यह केले पपीता में भी काम में आएगा, संतरे में भी काम में आएगा, और आपका कोई सी भी फसल लगाओ उसमें काम में आएगा। उदाहरण में आपके संतरे को मद्देनजर रख रहा हूं। SSP सिंगल सुपर फास्फेट बैग देखा है आप सभी ने? 11% आता है उसमें फास्फोरस। हाँ, बैग पे पड़ा होगा ना, उसमें लिखा हुआ आता है P2O5 जो हम खेत में डालते हैं। पौधे को लगता क्या है? पौधे को फास्फोरस कौन से फॉर्मेट में खाता है, वो कौन से फॉर्मेट में लेता है, ये आपको पता है? वो फॉर्मेट है P+। मार्केट से हम खरीद के लाए P2O5, पौधा खाएगा P+। तो क्यों ना हम P+ खरीद कर डालें? वो मिलता नहीं, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। फिर आप बोलोगे सरकार ने सब्सिडी देनी चाहिए, तो सब्सिडी वाला खाद यही है P2O5 SSP सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, आप 1 एकड़ में कितना डालते हो सिंगल सुपर फास्फेट? 4 बैग। 4 बैग। मैं उदाहरण ले रहा हूं, इससे आप अपने खेत को कंपैरिजन करोगे। गुणित 50, 200 केजी। हाँ, अभी 200 केजी में 11% मतलब 22 किलो, इतना आपने 1 एकड़ में डाला। हाँ, 43,560 स्क्वायर फीट में 22 किलो खाद डाला। पौधे की संख्या 18 बाय 18 में कितने आएंगे? हाँ, एकड़ में 120। हाँ, मैं वही सोच रहा था, कुछ कंफ्यूजन है। 43,560 18 गुणित 18 करोगे तो आपका वो एक एवरेज आएगा। तो 100 से 120 पौधे आएंगे। 120 पौधों में आपने 22 किलो खाद डाला है। कितने का एक बोरी है? एक बैग SSP 450। 450 गुणित 4 1800 रुपये। लाना ले जाना 200 रुपये एक्स्ट्रा, 2000 रुपये पड़ेगा डालने तक, लेबर वेबर सब मिला करके। हाँ, इसके बराबर। अब इसमें हम पोटाश डालेंगे या यूरिया डालेंगे या DAP डालेंगे, वो अलग। मैं अभी एक खाद का बतला रहा हूं कि खाद आपके पौधे के पास जाता कैसे है, लगता कैसे है, वो काम कैसे करता है। अगर ये साइकिल हमें पता चलेगी तो हम किसी भी फसल में खाद प्रबंधन सही तरीके से कर पाएंगे। जो मैं आगे केला बताने वाला हूं वह भी इसी से रिलेशन रखेगा। पपीता जो बता रहा हूं, संतरा जो बता रहा हूं, ये सभी फसलें खाद प्रबंधन जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे रिलेशन रखेगा। P2O5 और P+, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे खेत में ऐसा क्या है जो हमें रेडी भोजन दे और ये 22 किलो हम जो खरीद के लाए हो पूरा लग जाए। आप खाद लेकर आए हो 11%, तो 22 किलो मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? इतना ज मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, कम मिल सकता है अगर डुप्लीकेट बोरी आ गई तो हम मानते हैं कि आपके यहाँ ओरिजिनल बैग आया है। नहीं, हम मान रहे हैं कि आपके यहाँ ओरिजिनल बैग आया है और 22 किलो खाद आपने खेत में डाला है। अभी आपके खेत में ऐसा क्या आपने किया कि जो P2O5 को P+ में कन्वर्ट कर दे? ऐसा क्या जादू किया आपने? ये कन्वर्ट करेगा PSB फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया। बायोमास कार्बन प्रतिशत, आपके खेत की EC इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, आपके खेत में बैक्टीरियल एक्टिविटी और बायोमास कॉलोनी, ये बहुत सारी चीजें हैं। PSB फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, जो फास्फोरस को कन्वर्ट करता है पौधे को खिलाने के लिए। मेरी भाषा समझ में आ रही ना?
ऐसा आपने कुछ किया अपने खेतों में कि हमने एसएसपी डाला या खाद डाला तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ है? हम एक काम जरूर करते हैं, गोबर खाद डालते हैं। गोबर आप डालते होंगे ना, साल में कितनी बार? एक बार, वो भी 3 साल में एक बार या 2 साल में एक बार। हर साल कोई हर 1 एकड़ पे डालता है? दूसरे तीसरे साल डालते। और जब गोबर खाद डालोगे तो एक पानी गिरने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ऐसा फील किया आपने कि गोबर आज डाला कल यूरिया जैसे हरा हो गया? नहीं, क्योंकि गोबर अपने आप में कारगर नहीं है। गोबर में बैक्टीरिया और बायोमास कार्बन और ईसी कंटेन करने वाली एक्टिविटीज है जो आपकी जमीन को इनरिच बनाएगी और जो वहां फर्टिलाइजर पड़ा है उसको खिलाने में मदद करेगी। और कुछ मात्रा में वो डायरेक्ट भोजन है। कुछ मात्रा में गोबर खाद, गाय का हो या भैंस का हो या बकरी का, डायरेक्ट भोजन है। स्व गोबर भी भोजन है। ये रियलिटी है, ठीक है। तो खेत में P+ चाहिए। इसके लिए चाहिए 6.5 का pH। pH पता है किसी को? एक्चुअली मैं एक एक परतें खोल रहा हूं, आप अगर ध्यान रखो, आपके पास पेन कागज है, आप लिखो मेरी बात को जो समझ में आए। एक परत खोली मैंने P2O5 से P+, दूसरी परत की मैं बात कर रहा हूं pH। हमारे खेत सॉइल टेस्ट किसी ने कराया यहाँ पे? एक ने करवाया। आपके खेत का pH क्या आया है? सर एक खेत में 7 आया, एक में 6.5 आया। हाँ, एक खेत में 6.5 आया है और एक खेत में 7 आया है। और किसी ने कराया सॉइल टेस्ट? आपके यहाँ का 7.5 आया है। तो ऐसे ये pH अलग अलग आता है। pH को चिन्हित किया जाता है 0 to 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 14 तक चिन्हित किया जाता है। और सबसे अच्छा माना जाता है 6। pH को सरल भाषा में अगर मैं अपनी खेती किसानी की भाषा में कहूं तो हमारी जमीन में नमक कितना है, क्षार कितनी है, हमारी जमीन कड़क कितनी हो गई है, ढेपे टूटते नहीं हैं, बड़ा ट्रैक्टर अब लगाना पड़ रहा है, मतलब pH बढ़ रहा है। बैल से ही हमारा हल अच्छा चल रहा है, मतलब pH नॉर्मल है। हाँ, तो ये जो 200 kg डाला उसमें 22 किलो फास्फोरस आपके खेत में लगेगा, ये डिजाइन करेगा आपके खेत का pH कितना है। तो 6.5 होना चाहिए, EC 1 होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, बायोमास कार्बन 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। बायोमास कार्बन आपके यहाँ कितना आया है जांच में? ध्यान नहीं रखा, आपको पता है? नहीं ध्यान रखा। EC- में है। हाँ, EC- में इतना ध्यान। EC- में आया है, घर से ले जाके देना पड़ेगा। प्लस में आता तो वहां होता। माइनस में आया मतलब कम है ना, जितना होना चाहिए उससे कम तो ठीक है, माइनस में आ गया, पड़ोसी का भी क्रेडिट कर लिया उसने। तो ये होना चाहिए बायोमास कार्बन 1 से 5 के बीच में, शायद आता होगा आपके यहाँ 0.5, 0.4, 0.8, ऐसा आप देखोगे तो पता चलेगा। तो ये 3 चीजें डिजाइन करेगी कि आपका 22% लगेगा या नहीं। उसके बाद में एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये जो SSP है ये डुअल फॉर्मेट में है, डुअल वैलेंसी है, ये अच्छा लगता है, पर ये लगेगा कितना? अगर ये सब है तो ये लगेगा 20% और 80% फिक्सेशन में जाएगा। ये जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, डालना हमारे हाथ में, पौधे ने लेना, उस खेत की स्थिति, उस खाद की प्रवृत्ति निर्भर करेगी कि पौधा कितना भोजन वहां से उठाएगा। तो 80% तो जाएगा फिक्स, जमीन को कड़क करने के लिए जिस फॉर्मेट से वो बना है। 20% लगेगा, तो 22 का 20 कितना हुआ? हाँ, 4 किलो 400 ग्राम। अगर बहुत ध्यान से समझना ये बात, अगर आपके खेत का pH 6.5 है, 1% 1 EC है और 1% से ज्यादा बायोमास कार्बन है, तो
4.5 किलो लगेगा। हाँ, अभी 4.4 डिवाइडेड बाय 120, कैलकुलेटर है किसी के पास? मोबाइल पे करो। 4.4 भागित 120 कितना आ रहा है? 0.0 ये हुआ, पॉइंट के बाद में एक डिजिट आ गया ना, 10 ग्राम में भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना, 3 ग्राम। घर में जो बिटिया भाभी मम्मी होगी ना, उनके जो नाक की नथू रहती, नथनी, उसको ऐसे यहाँ रखोगे हाथ में, फूंक मारोगे तो वो 10-15 ग्राम की उड़ जाती है। हाँ, तो 3 ग्राम कितना वजनी होगा, थोड़ा कल्पना करो। वो हमें 15 ग्राम दिखता है ना थोड़ा सा, 70,000 रुपये तोला। हाँ तो ये भी उसकी माफी की हो गया ना। अभी एक पौधे पर कितना जा रहा है? 0.03। आपको एक पौधे से माल कितना चाहिए ये बताओ? 2 क्विंटल। वाओ, 200 केजी। हाँ, खिला क्या रहे हो? अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो हमारे खेत में पक रहा है वो पक रहा है अंदाज पंचे दामोदर। अंदाजन पानी दे दिया, अंदाजन टाइम पे किसी ने 4 बोरी डाली, किसी ने 2 बोरी डाली, किसी ने इस साल गोबर खाद डाला, किसी ने अगले साल गोबर खाद डाला था। अंदाज पंचे दामोदर। दुकान पे जाकर मेरे को बोलना है पत्ते ऐसे गल रहे हैं, फल में ऐसी सड़न लग रही है, माल पकड़ नहीं रहा है, जादू की डब्बी दे दे। इनडायरेक्टली हम उससे यही मांग रहे हैं ना, जादू की डब्बी दे दे। हाँ, हम डिमांड करेंगे वो हमारे पास आएगा। हमको पूछना और मांगने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम किसानों को समझना पड़ेगा कि हम क्या पूछें। मैं भी आप ही के जैसे खेती करता था पहले, पानी था नहीं एक बूंद भी, और कॉटन की खेती करता था। 3 साल तक मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर गया। कपास कभी किसी ने लगाया है? पहले लगाते थे, कपास लगाया है। 1 एकड़ में 35 क्विंटल कपास मैंने पकाया है। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का मेरा नाम वहाँ एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर बोर्ड में लिखा हुआ है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ 1 एकड़ में 35 क्विंटल कॉटन पकाने वाला। तो ऐसा ग्राफ गया ऊपर, और ऐसे ही खेती कर रहा था। पता नहीं पड़ोसी ने जितना डाला उससे 1.5 गुना डालना है, बीज बेचने वाले ने जो बताया उससे ज्यादा स्प्रे करना है, इमिडाक्लोपिड 3 ml बोला है, 5 ml डालना है। ऐसे मैंने खेती की शुरुआत करी थी 2002, 2003, 2004। ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा था, फिर दम से नीचे गया, टापू के टापू कपास बैठने लग गया। तो फिर समझ में आया कि ऐसे माइक्रो सर्जरी करना पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि खेती में कहाँ चूक हो रही है और हमें क्या बात करनी है। तो सबसे पहले काम आएगा तुम्हारे पास सॉइल टेस्टिंग का। क्या आएगा? सॉइल टेस्ट, मृदा परीक्षण। ये हम सब किसानों को कराना चाहिए। आप संतरे की बात कर लो, केले की बात कर लो, पपीता की बात कर लो, कोई सी फसल लगा लो, सॉइल टेस्टिंग कराना चाहिए। कब कराना चाहिए? फसल लगाने से पहले, फसल लगी हो जब, और फसल निकल जाए तब। अब, जब, तब। सॉइल टेस्टिंग का 3 का फार्मूला है। हमारे पास अभी तक सॉइल टेस्टिंग आया था, सॉइल हेल्थ कार्ड। कुछ बने थे, कुछ सैंपल गए थे, कुछ बिना सैंपल के ही बन गए थे। किसी के पास आया होगा ना जॉब कोड सॉइल टेस्टिंग का? हाँ तो एक्चुअल में हमें सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। अभी संतरा मेरे 5 साल का है, तो फसल तो 5 साल पहले लगाई थी? नहीं, पहला पानी आए उसके पहले जो फसल बड़ी है। केला लगाना है तो केला लगाने के पहले। संतरा लगा हुआ है, 4 साल हो गए, 8वां साल चल रहा है, 8 साल हो गए, तो जस्ट तान देने के बाद जो पहला पानी आएगा उसके पहले सॉइल टेस्ट चाहिए। फिर पानी खाने के बाद जो मध्य में आया संतरा, उस समय सॉइल टेस्ट चाहिए। और संतरा निकलते समय सॉइल टेस्ट चाहिए कि अब हमने पानी बंद कर दिया, अब हम इसको निस्वार पर ला रहे हैं,
तब सॉइल टेस्ट चाहिए। उसमें पता क्या होना चाहिए सॉइल टेस्ट में, अभी मैं इसका पूरा फॉर्मेट बतलाऊंगा आपको फर्टिगेशन चार्ट का। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुकान पर जाकर के पैसे दे करके जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं XYZ, वो कितना हमारे पौधे को लग रहा है, उसके लिए मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है, जिसमें pH हमें पता होना चाहिए कितना है, EC पता होना चाहिए कितना है, बायोमास कार्बन पता होना चाहिए कितना है। ये कम से कम 3 चीजें पता होना चाहिए, बाकी उस सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ ना होगा तो भी चलेगा। यह होना चाहिए 6.5, 6 से 6.5, यह होना चाहिए 1 के ऊपर, यह होना चाहिए 1 के ऊपर। इससे अगर अंदर है तो गड़बड़ है, इससे बाहर है तो गड़बड़ है, इसके अंदर है तो गड़बड़ है, बाहर है तो ठीक है, इसके बाहर है तो ठीक है, अंदर है तो गड़बड़ है। तो हम जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो बेस्ट फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसकी थ्योरी है 80% फिक्स होना, 20% लगना। अगर यह कंडीशन है तो, वरना वो लगेगा नहीं। तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि मैं जो फर्टिलाइजर डालने वाला हूं, डाल रहा हूं या डालूंगा, कम से कम वो लगेगा कितना। मिनिमम 3 ग्राम तो लगने को चाहिए एक पौधे को, कम से कम इतना तो करें। ये तो उसकी प्रवृत्ति है, इससे कम ना लगे। थोड़ी बहुत खुशबू ले ले 3 ग्राम की, हाँ, तो थोड़ा बहुत पकेगा। तो एक ये प्रक्रिया है कि हम सॉइल टेस्ट कराएं, और सॉइल टेस्ट कराने के लिए अरविंद पाटीदार जी जिन्होंने यहां पर बुलाया है, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक मैं आपको नंबर देता हूं, आप डायरेक्ट बात करके अपने घर का सैंपल भेज सकते हैं, खेत का सैंपल 75 875 38 222। यहाँ पर सॉइल टेस्ट की फ्री में सारी जानकारियाँ मिलेगी। अगर आपने सॉइल टेस्ट करा रखा है, उसकी रिपोर्ट भेजोगे तो आपके खेत में क्या करना है वो जानकारी दे देंगे। सॉइल टेस्ट नहीं कराई है तो खेत का 200 ग्राम का सैंपल डायरेक्ट कोरियर कर दो, या अरविंद जी जिन्होंने यहाँ बुलाया पाटीदार जी, उनको भी दे दोगे तो वो सॉइल टेस्ट के लिए सैंपल भिजवा देंगे, तो आपकी सॉइल टेस्ट हो जाएगी। टेस्टिंग का पैसा लगेगा, जो भी फीस होगी, बट जानकारी का कोई पैसा नहीं है। अगर आपने यहाँ भी कहीं करा रखी है और रिपोर्ट भेजोगे और पूछोगे मेरे खेत में मैं क्या करूं, एक्चुअल हमें पूछना ही चाहिए सॉइल टेस्ट के बेस पे। हम गए अगर अरविंद भाई की दुकान पर, ये आदमी आज शाम को सोचेगा मैंने बलराम को क्यों बुलाया, ठीक है। दुकानदारों को मेरे से बहुत तकलीफ है। हाँ, अरविंद भाई आप ही की बात हो रही थी। हम गए अरविंद भाई की दुकान पर और हमने बोला कि मेरे संतरे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग लानी, कोई कुछ कर यार अरविंद भाई। तो वो जादू की डब्बी एक निकाल के देगा, उसमें कोई गलती नहीं है। अरविंद भाई ने आपके गांव में काउंटर खोल के बैठा है, मतलब आपको पेट्रोल जलाकर दूसरे गांव ना जाना पड़े, जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट यहीं मिल जाए। पर डिमांड तो आपकी है कि आपको चाहिए क्या, वो भाई दे देगा निकाल के। आपको पूछना दूसरे तरीके से पड़ेगा कि अरविंद भाई मेरे खेत की मिट्टी का पीएच बढ़ गया है, मैं क्या करूं, तो वो सही आंसर देगा। अगर उनके पास आंसर नहीं होगा तो वो कहीं से ढूंढ के लाएगा, मुझसे पूछेगा, सर से पूछेगा, या जो भी उनके नज़र में होगा कि इस विषय में कौन जवाब दे सकता है। हमें किसानों को पूछना क्या है उस पर ध्यान देना है। तो पूछेंगे कब, जब हम सॉइल टेस्ट करा लेंगे। तो सॉइल टेस्ट कराने के बाद हम पूछेंगे मेरे खेत का पीएच 7.5 है, तो मैंने कैसे खेती करना चाहिए, तो आंसर सही आएगा। मेरे संतरे में जादू जैसे फूल आ जाएं और फल लग जाएं तो जादू की डब्बियां मिलेगी। दोनों प्रश्न के उत्तर अलग अलग हैं। पूछना हमको क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। और पीएच जो है, कड़कपन 6 से अगर 7 हो गया तो 10 गुना बढ़ता है। पीएच जो बढ़ता है ना, 10 गुना बढ़ता है, तो उसको 1 के आंकड़े में दर्शाते हैं। अभी 7 से 8 हो गया तो 10 गुना बढ़ा। अभी कैलकुलेशन करना, 10 अभी कितना गुना बढ़ा, समझ में आ रहा है। दिखने में आया कि 8 हो गया,
अभी इस पौधे ने ये जो जड़ें बना रखी है और इसको भोजन देना है, इन रूट को यहाँ से भोजन उठाना है, और यहाँ पर हमारी जमीन है कड़क। फास्फोरस जैसे ही हम डालते हैं वो फास्फोरस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल पर मिट्टी को लेकर के फिक्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जिंक। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जानते हैं? स्प्रे करते हैं किसमें? नींबू में करते हैं, संतरे में करते हैं, हाँ सबसे ज़्यादा लहसुन प्याज में। टोटल 17 न्यूट्रिशन है जो कहते हैं पौधे का भोजन है। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और कुछ हैं जो मेरी अभी गिनती में आएंगे। जब मैं पढ़ाई करता था 1994, 95, 96, जब 14 से 15 न्यूट्रिशन थे शायद, फिर वैज्ञानिकों ने खोजा 16 हुए, अभी लेटेस्ट में 17 है, शायद और खोजबीन चल रही होगी, 1-2 साल के बाद और 18-19 भी हो सकते हैं जो पौधे का भोजन है। ठीक है, तो ये हो गए मेन फर्टिलाइजर, ये हो गए मिडिल फर्टिलाइजर और ये हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनका एक छोटा सा सूत्र है। केला, पपीता, मिर्च, लहसुन, प्याज किसी भी फसल में डालो, लेकिन एक छोटा सा सूत्र है। ये लगता है क्विंटल में, किसी भी फसल में। जो यूरिया, DAP, पोटास, NPK, ये लगता है क्विंटल में। ठीक है, इसके बाद आया सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लगता है किलोग्राम में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगता है ग्राम में। ये सिंपल सा सूत्र है। अगर आपके 1 एकड़ पे ये टन में चले गया तो या तो आपके पास पैसे ज्यादा है या कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर ये क्विंटल में चले गया एकड़ पे तो या तो फसल खराब होगी या पैसे ज्यादा लगेंगे, 1-8 साल आउटपुट बहुत अच्छा दे देगा, बाद में दुष्परिणाम आएगा। ये केजी में चले गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो जो साधारण आंखों से, हाथ से दिखने में ना आए, बहुत छोटा, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये ग्राम में लगता है। इसलिए जब हम पहले खेती करते थे तो केवल गोबर खाद था, फिर यूरिया आया, SSP आया, लोगों ने डाला नहीं, ग्राम सेवक बाबूजियों ने जबरदस्ती पटेल के खेत में रात को आधे एकड़ में डाल के आ गए, सवेरे जाकर दिखाया, देखो यहाँ मैंने यूरिया डाला था। ऐसी प्रक्रियाएं चली। ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब से आया जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स था नहीं। अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के आगे की कड़ी भी है, काली डब्बी, पीली डब्बी, लाल डब्बी, 200 ml की, 1 लीटर का आता है ना, पता है सबको। जेब्रिलिक एसिड, हुमिक एसिड, फलाना ढिमका, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के आगे हैं जो अभी किताबी ज्ञान में है नहीं। ये बिक रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, बिक रहे हैं, लग रहे हैं, हमको रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम खेत में अप्लाई कर रहे हैं। अभी कहीं वो आया नहीं है, इस 17 न्यूट्रिशन में उसकी जगह है नहीं, बट वो पौधे का भोजन है। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब ये 17 न्यूट्रिशन अभी थे, उसके पहले 15 थे, फिर 14 तो मैंने देखे हैं, उसके पहले किताब में कोई न्यूट्रिशन नहीं था, तो पौधा कितना न्यूट्रिशन लेता था? कुछ नहीं, या लेता था? तब भी लेता था। तब और संतरा बहुत टेस्टी लगता था जब केवल गोबर से पकता था। हाँ सर, तब संतरा बहुत टेस्टी लगता था। जब हमें इन न्यूट्रिशन की श्रेणी में आ गए तो ये न्यूट्रिशन बहुत अच्छे हैं, इनको लगाम लगा के चलाना पड़ेगा, इनकी जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना हमने बनाया। उसमें नमक कितना चाहिए? टेस्ट के अनुसार। अगर हमने कोई मिठाई बनाई है तो शक्कर कितनी चाहिए? टेस्ट के अनुसार। जिस घर में मध्यम फीका खाने वाले हैं, बहुत शक्कर डाल दो, पड़ी हुई रहेगी मिठाई, खा नहीं पाएंगे। जिस घर में नमकीन खाने वाले हैं तो एक लिमिट तक का नमक डालो,
उस घर की कैपेसिटी। बट दाल में दाल की जगह नमक है और दाल ढूंढना पड़ रही है। ये हमारे पौधों के साथ हो रहा है। खेत में नमक की मात्रा हो रही है और भोजन उस पौधे को ढूंढना पड़ रहा है, दाल को ढूंढना पड़ रहा है ना कॉन्सेप्ट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है तो कैसे होती है, जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस और जो पोटेशियम है ये 35% लगता है, 65% फिक्स होता है, फास्फोरस 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। तो ये जहां फिक्स होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर मिट्टी को लेकर के फिक्स होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें खेत में डालने के बाद रिजल्ट मिल रहा है, मतलब हमारे खेत में फास्फोरस खूब फिक्स है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को रिलीज होने नहीं देता। वरना एक बार खेत में आपने एक फसल में गुड़ गोबर गोमातिर डाल दिया तो उस फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने की जरूरत नहीं। गुड़ गोबर गोमातिर में सभी तरह के बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी के सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधे के खिलाने के काम में आ जाते हैं। वो है ही माइक्रो ना। अब 43,560 स्क्वायर फीट में सर है ना चेयर, नमस्ते। 43,560 स्क्वायर फीट में अगर आप किसी को पूछोगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना डालना है तो उसका कहना आ सकता है कि EDTA फॉर्म का 200 ग्राम डालो, ऐसा बोलते हैं। 200 ग्राम 1 एकड़ पे स्प्रे करो या ड्रिप से डालो, ऐसा ही बोलते हैं ना कि 2 किलो डालो। EDTA फॉर्म का अगर फॉर्मेट अलग है तो वो बोल सकता है 2 किलो डालो। EDTA फॉर्म चिलेटेड फॉर्म का 200 ग्राम डालना है। कितनी दूर? 43,560 स्क्वायर फीट में। इसमें आपके 120 पौधे हैं, उसमें पौधे पे भी जाएगा, जड़ पे भी जाएगा, मिट्टी में भी जाएगा, तो 200 ग्राम इतना काम कर देगा। और इसके अंदर अगर आप पढ़ लो पीछे पर्चे के पीछे कि क्या प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा जो आएगा 2% बोरान, सबसे ज्यादा परसेंटेज में आता है बोरान। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पाउच को पलट के पढ़ोगे 2% बोरान, जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट अगर पढ़ोगे तो वो आएगा 3000 ppm। ऐसा आता है, किसी ने पढ़ा है पाउच? हाँ, ये क्या है पता है? 3000 ppm। अब इसको 0.3 ग्राम तो लिख नहीं सकता वरना आप पाउच नहीं खरीदोगे। अभी ये कंपनी वाले भी तो जानकार है ना कि आपके जेब से पैसा कैसे निकालेंगे। कमाऊ पुत्र है फार्मर, पूरे भारत का कमाऊ पुत्र है किसान, जो सबको कमा करके पैसे देने वाला है। तो वो 3000 ppm, मतलब मैं उदाहरण बताऊं ppm का, पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन। ये मेरे पास एक पेन है, इसके 1 लाख टुकड़े कर दूं, मिलियन मतलब 1 लाख, तो इसका एक टुकड़ा 1 ग्राम का पार्ट पर मिलियन, उसका 1 लाखवां भाग, तो 1 ग्राम के 3 लाखवें भाग इतना इसके अंदर आयरन जिंक है। एक तो पहले आपने 200 ग्राम लिया उसमें फिर वो 3000 ppm है, फिर भी आपके खेत में काम कर रहा है क्योंकि उसकी चाहिए ही कम, उसकी जरूरत ही बहुत कम है। बट उसकी जरूरत मल्टीनेशनल कंपनी को है, उसकी जरूरत हमको है कि हम व्यस्त रहें और मस्त रहें, पंप उठाएं, स्प्रे करें, ड्रेंचिंग करें, उसको और सूक्ष्म करके समझें तो हम समझ लेंगे कि इसकी जरूरत है या नहीं है। तो अगर हमारी मिट्टी में पानी देने के बाद ऐसे मिट्टी को उठा करके अंगूठे पे रगड़ते हैं और जो ये लाइनें हैं, अंगूठे को देखो लाइनें हैं क्या यहां पर आपकी बनी हुई, फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड का अंगूठा, इसमें जो लाइनें हैं, मिट्टी को उठाने के बाद गीली मिट्टी को ऐसे रगड़ते हैं और ये इन लाइनों में चिपक जाती है, चिकट, फिर दूसरे हाथ से निकालने पर भी नहीं निकलती। मतलब आपके यहां फास्फोरस खूब चिपका हुआ है मिट्टी में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल को पकड़ के रखा है, चिकट हो गई है, चिपक गई है, वो आपके अंगूठे से छूट नहीं रही है। दूसरा तरीका देखने का,
फसल निकल गई, हम पलटी पलव कर रहे हैं। पलटी पलव करते हैं तो मिट्टी की हाइट बढ़ जाती है ना। बराबर जमीन में वो 2 कंगे वाला पलटने वाला हमने तवा चलाया तो जो समतल जमीन है उससे थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है, ऐसे हाइट बढ़ी हुई दिखती है ढेपे की, इधर बराबर है इधर बढ़ गई। अभी पीएच गड़बड़ है या फास्फोरस ज़्यादा फंसा है, अगर हम जांच कराने नहीं गए तो खुद कैसे समझेंगे। एक तो गीली मिट्टी को ऐसे हाथ में रगड़ो तो चिपक जाएगी अंगूठे में, मतलब 7.5 से 8 का पीएच है, हमें सुधार की आवश्यकता है। जब पलटी पलव करते हैं तो ये 6 इंच तक की हाइट बढ़ जाती है इसकी, नीचे समतल मिट्टी से 6 इंच तक की हाइट बढ़ती है। अब पलटी पलव 1 तारीख को किया तो 15 दिन बाद देखना है इसको, क्या ये 6 इंच बैठ करके 2 इंच बन गया, कितना बैठा ऑटोमेटिक, हमने कोई लक्कड़ नहीं घुमाया है इस पे, अपने आप हवा निकलने से, धूप गिरने से, उसका एरिएशन पोरस होने से वो खुद ब खुद मिट्टी बैठती है। तो 6 इंच का हिस्सा 2 इंच में तब्दील हो गया, क्योंकि समतल से तो थोड़ा उठा हुआ रहेगा। 2 इंच बन गया मतलब आपकी जमीन ओके है, गुड, फोसरापन है उसमें, पानी रिलीज होने से, हवाएं थोड़ी लगने से वो ढेपे खुद ब खुद फिसल गए। अगर ये 3 इंच तक है, 6 से आधा हुआ, 3 इंच तक है तो 6.5 से 7 पीएच है आपकी मिट्टी का, थोड़ा सा कड़कपन है। अगर 6 इंच से 5 इंच हुआ, थोड़ा सा ही बैठा, हल्का नम था, वो ड्राई हुआ, तो जो नक्के वक्के थे थोड़े से फिसले, मतलब आपकी जमीन 8 पीएच है, 100 गुना खराब हो चुकी है। जल्दी से उसको ठीक करने का काम करो। 15 दिन बाद जूते पहन के खेत में जाना है, जहां पलटी पलव हो, बीच खेत में जाना है, चप्पल पहन के नहीं जाना है। जिनको पता है, जिन्होंने पिछले साल, तीसरे साल, चौथे साल खूब एसएसपी और डीएपी डाल रखा है, उनको जूते पहन के जाना है ना, क्योंकि फास्फोरस फिक्स होगा तो ढेपा कड़क होगा, तो पांव फिसलेंगे चप्पल में, अंगूठे में, चमड़ी पे छाल निकलेगी। खेत के अंदर जाकर के उन ढेपों को पांव से किक मारना है। अगर ढेपा फूट गया पूरा तो स्वस्थ है, किक मारी, ढेपा नहीं फूटा, गड़बड़ होने लगी ये जमीन हमारी। मिट्टी की जांच कराकर दिखाना पड़ेगा, एग्रोनॉमिस्ट को पूछना पड़ेगा क्या करें। अगर किक मारी और पांव पीछे आया, ढेपा नहीं हिला मतलब बहुत तकलीफ है। तुरंत संज्ञान में आना चाहिए। और पीएच कैसे कम हो, बायोमास कार्बन कैसे बढ़ाएं, बैक्टीरिया की क्वांटिटी हमारे खेत में कैसे बढ़ाएं, तो संतरे में अच्छा उत्पादन लें। तो केले लगाने का सोच रहे हैं तो क्या करें, वरना मत सोचो, जो आ रहा है वो ठीक है। अगर हम पीएच को नियंत्रण करने जाएंगे तो फसलें उत्पादन अच्छे से देगी। ये प्रक्रिया समझ में आया? हेलो, मृदा परीक्षण कितना जरूरी है, खुद करो या लैब में करवाओ। ये आपके संतरे के लिए या जो भी फसल आप लगा रहे हो उसके लिए अति आवश्यक है। पेन और पेड आपको दिया हुआ है, अगर कुछ बात अच्छी लगे ना उसमें लिख लेना, क्योंकि मुझे जो 300 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठकर आने में कष्ट हुआ, वो मैं कष्ट नहीं मानूंगा अगर आपके खेत में, आपके गांव में एक भी बंदे का खेत मेरे आने से ठीक हो। वरना मुझे बहुत कष्ट होता है सुबह 4 बजे उठ के आने में कोहरे में गाड़ी चलाने में, है ना, और अभी दिन भर खड़े रहकर आपके साथ बातचीत करना है। तो पेन पेपर दिया है, उसमें लिखते जाना है। अभी जो मैंने चर्चा बतलाई ये आपके संतरे में काम में आएगी, लहसुन में काम में आएगी, आपके जो भी फसल लगा रहे हो उसमें काम में आएगी। तो ये तो मैंने बतलाया कि ये जो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी को ठीक कैसे करें। तो हम जो भी फर्टिलाइजर दें उसको भट्टी खाद बनाकर हमें देना है। ये बहुत छोटा सा सूत्र है। भट्टी खाद जब हमारी जमीन कड़क हो रही है या पीएच बढ़ गया है तब दें, ऐसा जरूरी नहीं है। तब तो निश्चित रूप से भट्टी खाद देना चाहिए, लेकिन जमीन खराब ना हो इसके लिए हम जो भी फसल में फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मेट में ना दें, उसको पहले भट्टी बनाकर उस खाद को ढीला करें, उसके बाद पौधे को डालें। सिंपल सा सूत्र है,
जो 20% लग रहा है और 80% फिक्स हो रहा है, ये उल्टा हो सकता है। 80% तक लागू हो सकता है। उसके लिए करना क्या है, अगर 50 kg का हमारा खाद है, उदाहरण बता रहा हूं मैं, आप 4 बोरी एसएसपी डालते हैं ना 1 एकड़ पे, तो 50 गुणित 4 200 kg खाद है, तो इसका गुणित 3 करना है। जितना भी खाद है उसका गुणित 3, तो 200 का गुणित 3 करोगे तो 600 kg मिट्टी यहां ले सकते हो आप, मिट्टी या गोबर या बायो फर्टिलाइजर जो आपके पास अवेलेबल हो। कुछ नहीं हो तो जिस खेत में खाद डालना है उस खेत की मिट्टी लेना है, जितना खाद है उसके 3 गुना, 3 टाइम प्लस। अभी नीचे एक आपने पॉलीथीन बिछाना है, खेत में जहां भी जगह मिल जाए, जिस खेत में खाद डालना हो उसी खेत में पॉलीथीन बिछाना है। 200 kg आपका खाद, 600 kg मिट्टी, इसका मिश्रण बनाना है। इसको इकट्ठा करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है। अगर सूखी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा 10 से 20 किलो गोबर और 10-5 लीटर गोमूत्र डालना है। इसमें 2-3 चीज और आप ऐड कर सकते हो। 50 kg पर 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, ये 3 चीज ऐड करनी है। आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा, आप जिस गांव में रहते हो उस दुकान पे मिल जाएगा, बहुत सस्ता आता है। 50 किलो खाद है, अगर डीएपी है या एसएसपी है या पोटास है जो भी है, तो 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट और 50 ग्राम वाइसेनोमीटर। कहीं नहीं मिले तो ये अरविंद भाई के पास तो मिल ही जाएगा जिन्होंने आपको बुलाया है। ये 200 kg है तो इसके 4 गुना हो गया। इसमें नमी करना है, गोमूत्र से भी नमी कर सकते हो, गीला गोबर होगा उससे भी नमी हो जाएगी। कीचड़ नहीं करना है, यूरिया नहीं डालना है, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना है। हम जो भी खाद बनाकर खेत में डालने वाले हैं उसमें डीएपी ले सकते हो, पोटास ले सकते हो, एसएसपी ले सकते हो, 12-32-16, 10-26-26, जो आप डाल रहे हो उसको डायरेक्ट डालने की बजाय पहले भट्टी बनाओ, उसके बाद डालो। मैं भट्टी खाद बनाने का तरीका बतला रहा हूं, मात्रा नहीं बतला रहा हूं। समझ में आ रहा है? आपको अपने अपने खेत की मात्रा अपने अपने जेब के बजट के मुताबिक डालना है जो डाल रहे हो। मैं उसमें चेंज नहीं करा रहा हूं। वो ज्यादा लगेगा कैसे और उत्पादन बढ़ेगा कैसे, केवल उस पर एक सूत्र फिट कर रहा हूं कि आपने अगर 200 kg एसएसपी लिया तो 600 kg मिट्टी, 10-20 किलो गोबर, 10-20 लीटर गोमूत्र, उसका एक ढेर बनाना है, नीचे प्लास्टिक बिछाना है। ये अगर डाल सको तो 3 गुना और रिजल्ट आएगा। ऊपर से प्लास्टिक को ढकना है। समझ में आया? नीचे प्लास्टिक, बीच में खाद, नमी वाला, ऊपर से प्लास्टिक को ढक दिया। अभी 4 दिन के बाद इसको खोलना है। बदबू आएगी, खाद जो है वो फूटेगा, अपना केमिकल छोड़ेगा, भट्टी में गर्म होगा, हाथ अंदर डालोगे तो हाथ जलेगा, ज़्यादा देर अंदर रह नहीं पाएगा, ऊपर ऊपर रहेगा। तो 4 दिन के बाद इसको खोलना है, इसको फावड़े से फुडारना है ताकि गर्म हवा सब बाहर निकले। 1 रात पूरा खुला छोड़ना है। अगर सूख गया या ड्राई है तो फिर इसमें हल्की नमी करना है और वापस 4 दिन के लिए ढकना है। अभी जो भी फर्टिलाइजर हम खेत में डायरेक्ट डालते, डीएपी डालते या पोटाश डालते या सिंगल सुपर फास्फेट डालते, वो खेत में जाकर के हमारी स्वस्थ मिट्टी को, जब वो डीएपी का दाना टूटता है तो उस समय एसिड रिलीज करता, वो उस मिट्टी को खराब करता। उसकी बजाय हमने 600 किलो मिट्टी बाहर अलग कर ली खराब होने के लिए। ये मिट्टी खराब हो रही है, बट जब 4 दिन के बाद हमने पन्नी निकालकर एरिएशन किया तो वो जो उसके गर्म तत्व थे वो 12-24 घंटे में उड़कर बाहर गए। वापस एक प्रक्रिया हुई उसके जो फिक्सेशन है उसको तोड़ने की, P2O5 SSP,
उसको P+ बनाने की प्रक्रिया है। फास्फोरस जो फॉर्मेट में हमें मिल रहा है वो 22 से 28 दिन में लगता है, अगर हमारे खेत में पीएसबी अच्छी मात्रा में है तो। आज हमने एसएसपी डाला या डीएपी डाला तो डीएपी का 18% नाइट्रोजन लगेगा 4 दिन के अंदर, 46% फास्फोरस 22 से 28 दिन में लगेगा। कंडीशन आपके यहां बैक्टीरिया है, आपके यहां बायोमास कार्बन है तो, वरना लेट लगेगा और कम लगेगा। जब हम भट्टी खाद बनाते हैं तो ये भट्टी में जो ज्यादा कड़क हार्ड फर्टिलाइजर है वो टूटना चालू हो गए, 7 दिन में टूट गए और लगने के लिए अब रेडी है। जो नरम है, जो ऐसी फैक्ट्री से बने हैं जिसमें उन्होंने हार्डबन कम यूज किया है, तो वो रेडी हो गए पौधे को खाने के लिए। अब आपके खेत में कुछ भी पीएच है, आपने पौधे को रेडी भोजन दिया, सब्जी भाजी बनाकर दिया, आपने कच्चा फूड गेहूं नहीं परोसा, आपने आटा पिसवा करके रोटी बना करके गरम करके घी चोपड़ के दी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? भट्टी खाद हम लेंगे तो जो 20% लग रहा था उसका 80% खाद लगता है। जहां 4 बोरी का काम हो रहा था, अगर भट्टी खाद बना के डालोगे तो 2 बोरी में ही उससे ज्यादा काम होता है। कई सारे फार्मर मेरे साथ जुड़ करके इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और बहुत स्वस्थ फसलें ले रहे हैं। इससे आपके खाद के खर्चे आधे हो सकते हैं, जो भी आपका बजट हो। मेहनत लगेगी कि डायरेक्ट डालने की बजाय 7 दिन पहले आपको भट्टी बनाना है खेत में, तो एक प्लास्टिक की थैली नीचे और एक ऊपर, इतना ही करना है। ठीक है? जो पानी छोड़ता है नाइट्रोजन तत्व वाला, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, हम जिस दिन भट्टी खाद खेत में डालें और हमें लग रहा है कि हमारे खेत में यूरिया भी डालना है, कैल्शियम नाइट्रेट भी डालना है, तो भट्टी खाद डालने से पहले मिला लें और फिर फेंक दें। 7 दिन पहले उनको डालने की जरूरत नहीं है। हमें मेन फर्टिलाइजर क्या चाहिए? फास्फोरस और पोटेशियम, जो जल्दी घुलता नहीं, महंगा आता है और जमीन में जाकर फिक्स ज्यादा होता है, वो हमें जल्दी पौधे को लगवाना है। उसके लिए क्या करना है? भट्टी खाद। यूरिया तत्काल घुलता है, तत्काल लगता है, कैल्शियम नाइट्रेट घुल जाता है, लग जाता है। तो इन खादों को ये पानी छोड़ेंगे और लीच हो जाएंगे, बह जाएंगे। तो जिस दिन हम खाद डाल रहे हैं उस दिन मिलाना है। पहुंच पा रहा हूं? खाद का खर्चा कम होगा आज के बाद। समझ में आ रहा है फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर पौधे का भोजन जो 50 किलो की बोरी में मिल रहा है वो तो कतई नहीं है। किसको किसको पता है? ये गलत बोल दिया क्या? फिर से बोलता हूं जो 50 किलो की बोरी में खाद मिल रहा है, डीएपी, पोटास, वो पौधे का भोजन है। किसको किसको पता है? अभी तो पता है ना, अभी तो पता है ये पौधे का भोजन है। एक्चुअली ये छोटी सी संरचना है। आखिरी कड़ी में बोल रहा हूं फर्टिलाइजर के बारे में, तो आपको सारा सारांश समझ में आ जाएगा जो मैंने बतलाया, और शायद आपका देखने की दृष्टि आज से चेंज हो जाएगी, जो मेरी काफी पहले हुई और मैंने एग्रीकल्चर को चुना। प्रकृति में 2 तरह के प्राणी हैं, पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, मुझे पता चला तो मैंने सोचा आपको बतला दूं। मात्र 2 तरह के प्राणी हैं, बाकी कोई भी नहीं है। एक है चल, एक है अचल। ये चल फिर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये स्थिर रहते हैं। हाँ, इसमें मैं हूं, आप हैं, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, सांप, बिच्छू, बकरी, गाय, भैंस, सब कुछ। बैक्टीरिया, कीड़ा, जो भी प्राणी एक जगह से दूसरी जगह खसक रहे हैं, अमीबा भी आ सकता है, बैक्टीरिया उसमें, पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सारे माइक्रो से मैक्रो तक के जितने भी प्राणी हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली में, आप, हम, तुम सब चल में आते हैं। दूसरे प्राणी है अचल। ये सभी तरह के जड़धारी पौध, पेड़, कुछ भी कह लो इनको, जो एक जगह फिक्स्ड है। हाँ, नीम का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, सीताफल का पेड़, गेहूं का पौधा, चने का पौधा,
XYZ जो स्थिर है, अचल है। अभी मैं भी श्वास ले रहा हूं, पेड़ पौधे भी श्वास ले रहे हैं। कोरोना में पता चला ना सबको, पेड़ पौधे श्वास लेते हैं देते हैं। हमें क्लियर कट पता था कोरोना के बाद में, कोरोना में मेरे फेफड़े वो नीम पर टंगे हैं वहां पर। वो जो ऑक्सीजन दे रहा है वो मैं ग्रहण कर रहा हूं। ऐसा हुआ ना, हमें पता चला ना क्लियर कट। उसके पहले शायद किसी को पता था, किसी को नहीं पता था। तो जितने स्थिर प्राणी हैं, ये जो श्वास छोड़ रहे हैं, चलने फिरने वाले प्राणी की वो जीवात्मा है, और चलने फिरने वाले प्राणी जो सांस छोड़ रहे हैं, स्थिर प्राणी की वो प्राणवायु है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पानी हम भी पीते हैं, पानी ये भी पीते हैं। भोजन हम भी करते हैं, भोजन ये भी करते हैं। हमें ये पता है कि ये 17 न्यूट्रिएंट्स जो एग्रोनॉमिस्टों ने ढूंढकर मल्टीनेशनल कंपनियों ने बोरी में पैक करके दे दिया, ये इसका भोजन है, ये शायद हमें पता है। हाँ, डीएपी, यूरिया, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके बगैर खेती होगी नहीं, ये हमें पता है। इसके बगैर हमारा हमारा संतरा फल देगा नहीं, ये हमें पता है। एक्चुअल में अगर ये संतरे के पेड़ में ये संतरा लगा, इसको हम तोड़ने नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हेलो, पकेगा, पूरा परिपक्व होगा, टूट के गिर जाएगा। आम तोड़ने मत जाओ, टूट के गिर जाएगा। गेहूं हमने बोया है, उसको कटिंग करने मत जाओ, उसकी बालियां पूरी चरम पे आएगी, धूप में तड़केगी, दाने सारे गिर जाएंगे। ये संतरा इस पौधे के किसी काम का है? इसने अपने पूरे जीवन काल में भोजन लिया, अच्छा फूल फ्लावरिंग आई, बोल बना, बड़ा फल बना। ये फल मैं डायरेक्ट खा सकता हूं, ये मेरा भोजन है ना। स्थिर प्राणी की वेस्टेज चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। स्थिर प्राणी की छोड़ी हुई सांसें हमारे चलने फिरने वाले प्राणी के लिए ऑक्सीजन है। ऐसे ही चलने फिरने वाले प्राणी की सांसें स्थिर प्राणी का भोजन है। चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा स्थिर प्राणी का भोजन है। ये प्रकृति का एक सुंदरतम नियम है, लिंकिंग है। ये वर्ल्ड वार के बाद में जितनी भी फैक्ट्रियां बनी, जिन्होंने खाद बनाया, इसके पहले भी फसलें होती थी, गोबर खाद से होती थी, गो चरवा से काफी होते थे, और जंगलों में गायें चरती थी। वो जो पोटा जहां देगी वहां दीमक आएगी, वहां गोबरेला कीड़ा आएगा, वहां आपका केचुआ आएगा जो गोबर को खाएगा, उस मिट्टी को खाएगा। बारिश का पानी होगा, वो कचरा मिट्टी गलेगी, लाल पानी मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी में अनंत बैक्टीरिया है जो चल फिर कर रहे हैं। तो जो भी आदमी चल फिर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह खसकता है, वो सांस लेता है, पानी पीता है, कुछ ना कुछ खाता है। खाता है तो निकालता है, जो खाएगा वो निकालेगा, जो निकलेगा वो पौधे का भोजन है। अभी इन पौधों की जड़ों के पास जितने बैक्टीरिया, कीट, पतंग, तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर, इल्ली, केचुआ, वर्मी कंपोस्ट जानते हो ना, सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है, और डायरेक्ट पौधे को डाल सकते हो आप। ये 17 न्यूट्रिएंट में से डायरेक्ट नहीं डाल सकते। एक मुट्ठी डीएपी पौधे की जड़ के पास डाल दो, क्या होगा? जड़ खराब होगी। कोई सा भी पौधा हो, तो वो डायरेक्ट भोजन नहीं है। डायरेक्ट भोजन क्या है? केचुए की विष्ठा, गाय का गोबर, बकरी की पोटी, डायरेक्ट भोजन है। ये हम डायरेक्ट पौधे के पास डाल सकते हैं। तो चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा, इसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया, ईसी, बायोमास कार्बन, जो हमारी सॉइल में होना चाहिए। और वो चीजें ऐसी है जो वहां की बायोडिग्रेडेबल कॉलोनी को डेवलप्ड करने में मदद करती है। कीट, पतंग, तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर, अगर आपने गोबर यहां डाला और यहां बायोमास आच्छादन कर दिया, संतरे में एक दाना खाद डालना नहीं पड़ेगा। अब जो मैं बात बता रहा हूं, अगर ये करते हो, जो मैंने बताया कि इसका जो छांव है, इसके बाहर पानी आधा अंदर आधा बाहर, ये जो छांव है इसके बाहर आधा पानी आधा अंदर दिया, और यहां पर कचरा मल्चिंग कर दी तने के पास। कल्टीवेटर चलाने की बजाय जो भी घास उग रही है उसको 1.5-2 फीट आने दो, उसके फूल पर आने दो, उसको जड़ से काटो, और वो घास का यहाँ कचरा मल्चिंग कर दो। जो भी खेत में आ रही है घास,
गाजर घास है, तिनिया है, चिन्हारी है, जो भी आपकी भाषा में नाम बोलते हो उस घास का, वो मेरे को नाम नहीं पता, कैरेक्टर नहीं पता, बट जो भी घास उग रही है, घास जितनी ऊपर गई कहीं ना कहीं वो अंदर भी गई ना, जड़ें भी बनती है ना। कौन सी घास सबसे ज्यादा है? गाजर घास है। एक अपन उदाहरण लेते हैं कि ये गाजर घास आपकी 2 फीट की हो गई, अभी फूल पे आ गई। बलराम भाई कुछ तो भी गलत बता रहे हैं फूल पे आने के पहले निकाले, नहीं तो फिर वो 4 गुना आएगी। तो फूल पे आने के पहले तो हमारे पापा भी निकाल रहे थे, फिर क्यों आ रही है? क्वेश्चन मेरे पास भी है। वे आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि बलराम ने तो फूल बना दिए यहां पर, अब फल आएंगे, इसके बीज गिरेंगे, तो आज 3 गाजर घास के दाने थे, अब 30 हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, दाने गिरते हैं तो ज्यादा आता है। तो हम तो इतने दिन से खेती हम कर रहे हैं, तो गाजर घास तो 3 इंच पे तो फूल फल आते नहीं, उसके पहले तो कल्टीवेटर करते हैं या लेबर लाकर दराती से निकाल देते हैं। तो फिर उसका दाना कहां से आ गया? वापस अगले पानी में रेडी है ना। ऐसा हो रहा है। तो एक बार ये करके देखो जो मैं बता रहा हूं, पूरा उसको वयस्क होने दो। हाँ, पौधे से दूर निकाल दो, पौधे से दूर रहने दो, पौधे के पास का निकाल दो, पौधे के पास नहीं चाहिए, पौधे से दूर बड़ा होने दो। जितना बड़ा होगा जो खरपतवार है उतना अंदर जाता है, उतनी उसकी जड़ें फैलती है। अभी आपने यहां से काटा, क्या हुआ? आपने कल्टीवेटर नहीं चलाया, आपने केवल कट किया, तो क्या हुआ? ये मिल गया आपको बायोमास बॉडी, यहां आच्छादन करने के लिए, कचरा डालने के लिए, जिससे आपने सूर्य की रोशनी डायरेक्ट जड़ों के पास जाती हुई रोक दी। प्लास्टिक मल्चिंग की बात नहीं कर रहा हूं। बायोमास बॉडी आपने यहां पर डाल दी। अभी इस बॉडी के ऊपर जैसा पानी लगेगा, ये सूखने के बाद सड़ेगी, गलेगी और लाल पानी छोड़ेगी। अगर ड्रिप हो तो इसके ऊपर ड्रिप डाल सकते हो, या हमारा फ्लड का पानी हो तो इसको जैसे टच होगा, फ्लड का पानी नीचे से टच होगा, ड्रिप का पानी ऊपर से टच होगा, जैसे ही इसको पानी टच होगा ये गलन क्रिया में जाएगी और ये जो बायोमास बॉडी गलेगी, इससे लाल पानी निकलेगा। वो लाल पानी को बोलते हैं हम ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। आप लोगों ने देखा लाल पानी? घर के बाहर हमारे गोबर के ढेर रहते हैं ना, कचरे के ढेर, बारिश होती है तो उसमें से एक लाल पानी का रसाव होता है, वो है ह्यूमस। वो किसी फैक्ट्री में बनता नहीं। बायोमास को गलने की प्रक्रिया से लाल पानी बनता है और ये लाल पानी जहां जहां जाएगा वहां बायोडायनोमिक कॉलोनी ऑटोमेटिक तैयार होती है। उस लाल पानी वाली मिट्टी को खाने के लिए देसी केचवा आता है नीचे से ऊपर। आपने नोटिस किया, बारिश होती है जब केचवा आपके खेत में दिखता है, वरना दिखता नहीं। तो क्या चेंज हुआ बारिश होने में? पानी तो आप फ्लड से भी दे रहे थे, जब तो दिखा नहीं केचवा। बारिश में क्यों दिखा? ऊपर आए बादल, हल्की छांव हुई और पानी जहां जहां गिरा वहां कुछ न कुछ कचरा था, वो गलना चालू हुआ। पहले पानी में केचवा नहीं दिखता, दूसरे तीसरे चौथे पानी में दिखता है, लास्ट में बहुत सारा दिखता है। हमें ऐसे उसकी विष्टा दिखती, गोल गोल पाउडर टाइप गोलियां दिखती है, वो उसकी विष्टा है। तो देसी केचवा मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। अमेरिकन केचवा, ऑस्ट्रेलियन केचवा, हम कचरा खिलाते हैं और फर्टिलाइजर लेते हैं, हम गोबर खिलाते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं। देसी केचवा मतलब अपने खेत के अंदर 3 मीटर 2 मीटर नीचे जो केचवा है उसको ह्यूमस वाला पानी दे दिया, छांव कर दी, तो वो मिट्टी से ऊपर आता है और उस मिट्टी को खाता है जहां लाल पानी है। अभी उस देसी केचवे ने मिट्टी खाई और मिट्टी निकाली। अभी आपके पौधे को भोजन देने की आवश्यकता है, अलग से डीएपी 1600 रुपए लगाने की जरूरत है। यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी हमें आच्छादन का। दूसरा, जब ये जो जड़ें यहीं रह गई, मैंने बोला कल्टीवेटर नहीं चलाना। बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं कि काटने के बाद जब पानी देते हैं तो फिर से आ जाते हैं। बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं कि काटने के बाद, पानी देने के बाद सूखते हैं, आते नहीं। तो कौन से नहीं आते? जिनकी पूरी चरम उम्र हो गई, जब काटोगे तो फिर आएंगे नहीं। छोटा सा कल्ला काट दिया, वो तो जीवांत है, वो तो वापस चल रहा है।
पूरी उम्र हो गई, सफेद बाल हो गए, अभी अब जाने का टाइम आ गया है, तो इस परिपक्वता में वो नहीं आता है, बचपने में फिर वो ब्रांच फोड़ता है। इस परिस्थिति में अब ये जड़ें क्या करेगी? कुलमाएगी, सूखेगी। अंगूठे जैसी जड़ है वो टीची उंगली जैसी होगी, टीची उंगली जैसी जड़ है वो बालों जैसी होगी, वहीं की वहीं सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी, फिर आपने पानी घुमाया तो ये जड़ में क्या हुआ? सड़न। सड़न से क्या होगा? फंगस। फंगस क्या करेगी? जड़ को खाएगी। सूखी बायोमास बॉडी, वहां पर जीवंतता नहीं है। ये जड़ों में बायोमास बॉडी है सूखी, क्योंकि ऊपर से हमने जीवंत को काट दिया। ये जब सूख गया तो दीमक इसको खाएगी। ऐसे जो कीट पतंग तुड़तुड़ा है वो जो सूखी बॉडी को खाते हैं वो उसको खाएंगे, और खाएंगे तो निकालेंगे, जो निकालेंगे वो हमारे पौधे का भोजन है। जंगल में यही प्रक्रिया घटती है। कौन कल्टीवेटर चलाने जाता है? जो भी खरपतवार आता है उसको कोई काटने भी नहीं जाता, वो तो पूरी उम्र पे आता है, अपने से सूखता है, सारे बीज गिराता है, वो भी ढल जाता है, नीचे की जड़ें सूख जाती है, उसको दीमक खाती है। दीमक सबसे अच्छा भोजन देता है। दीमक कुछ भी खाए मिट्टी निकालता है, कुछ भी खाता है मिट्टी निकालता है। अभी सबके ऐसी सिलवटें आ रही, यार मेरे पौधों को खा जाएगी दीमक। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां दीमक को शत्रु बताया। 3-3 हजार साल लग जाते हैं एक पत्थर के दाने को मिट्टी बनने में, और दीमक को कुछ भी खिलाओ वो मिट्टी निकालेगा। 1 घंटे में कितनी मिट्टी चाहिए उतनी दीमक ले आओ। ये रियलिटी है। दीमक का ढेर, दीमक के ढेर से 1 किलो मिट्टी निकालो, उसको 100 लीटर पानी में गलाओ, 100 ग्राम वाइसेनोमेटर डालो, 3 दिन रखो, दुनिया का कोई सा भी न्यूट्रिशन नहीं है उसके आगे फैले। ये रियलिटी आप प्रैक्टिकल करके खुद देखो। दीमक का जो ढेर होता है टीला, उसकी 1 किलो मिट्टी निकालना है, 100 लीटर पानी में गलाना है, 100 ग्राम वाइसेनोमेटर डालना है, 3 दिन रखना है, उसको अच्छे से हिलाना है 1-2 बार, धूप में रखो, छांव में रखो, जो भी। उसके दीमक की विष्ठा में इतने ज्यादा एंजाइम है, इतने ज्यादा न्यूट्रिशन है, जो दुनिया के किसी भी पेड़ पौधे के लिए संपूर्ण है। जैसे हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट, केचुए की विष्ठा सबसे अच्छा भोजन है, दीमक की विष्ठा उससे 1000 गुना अच्छा है। वो रियलिटी है। दीमक की प्रकृति में उत्पत्ति इसलिए हुई कि पेड़ पौधों को जिंदा रखे। स्थिर प्राणी का भोजन सबसे अच्छा जो दे सकता है वो है दीमक। सिक्के का दूसरा पहलू है, जहां मृत बॉडी है उसको ये सफाई कर्मचारी में भी गिना जाता है, दीमक उसको खाएगी। आपका पेड़ है वो जीवंत है, उसको दीमक नहीं खाएगी, उसमें कुछ तकलीफ है, उसकी छाल निकल के बाहर आ गई है, अब वो दीमक उसकी छाल को जरूर खाएगी। दीमक को सेंस है, जीवंत बॉडी को खाती नहीं। हमें क्लोरोपाइरीफास साइपरमेथ्रिन बेचना है तो दीमक हमारे खेत का शत्रु है। दीमक को सेंस है, वो कभी भी किसी भी जीवंत बॉडी पेड़ पौधे को खाती नहीं। जो जड़ें हैं जो सूख चुकी होती हैं, जो जड़ें हमने कल्टीवेटर से काट दी होती है, अभी ये पौधा है और ये जड़ें जा रही है और यहां आपने चलाया कल्टीवेटर, अब ये कोई जड़ी अधमरी हो गई, वो सूखने पे चल गई। दीमक को सेंस है, वो सफाई कर्मचारी है, उसको प्रकृति ने बनाया इसलिए वो इसको खाएगी। हमको दिखता है हमारे पेड़ को खा रही है, तो हमें क्लोरोपाइरीफास लाकर डालना है, साइपरमेथ्रिन डालना है, जो हमें सिखाया गया है। तो उससे दूसरे दीमक के अलावा अनंत अनंत बैक्टीरिया किल होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। पहुंच पा रहा हूं मैं आप तक? 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास 2 एकड़ का प्रमाण है, बट उस 1 लीटर क्लोरोसाइपर से कितने बैक्टीरिया, कितने जीवात खत्म होते हैं ये हमें कोई अंदाजा नहीं है। मेरा ऐसा कथई कथन नहीं है कि कल से क्लोरोपाइरीफास मत लाना या अरविंद भाई की दुकान पर ताला लगवा देना, ऐसा कतई मेरा कहा है अरविंद भाई, ऐसा कतई कहना नहीं है। बट तरीकों को बदलो, देखने की दृष्टि चेंज करो।
पेड़ पौधे का भोजन है चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा, तो हमारे खेत में जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी जड़ों की कक्षा ऐसी डिजाइन होनी चाहिए कि वहां चलने फिरने वाले अनंत प्राणी हो, छोटे बड़े मंझले सब। इस तरह का हमने अगर डिजाइन किया तो महीने में एक बार गुड़ गोबर गोमातिर डाला तो उनकी मात्रा बूस्ट होती रहती है। 6 महीने में एक बार गुड़ गोबर गोमातिर डाला तो भी काम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि व्यस्त रहो मस्त रहो, फ्री रहो, परिवार को समय दो। एक बार हमने डिकम्पोस्टर चलाया, 3 दिन बाद हमने गुड़ गोबर गोमातिर चलाया और अगले सप्ताह हम क्लोरोपाइरीफास चला रहे हैं, क्योंकि दीमक बहुत है हमारे खेत में। और मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, मैं यूरिया बहुत कम डालता हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा गुड़ गोबर गोमातिर डालता हूँ। और इस साल मैंने 10 ट्राली गोबर डाला है। जो 2 लीटर क्लोरोसाइपर गया उसने सब महत्व खत्म कर दिया। वो स्टेटमेंट रॉन्ग है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ। तो ऑर्गेनिक से भी मेरा आशय उतना नहीं है कि आप ऑर्गेनिक के नाम पर कुछ वाहवाही लूट लो, क्योंकि पैसे अभी अंचल के गांवों में ऑर्गेनिक किसानों को मिलना चालू नहीं हुए हैं। जो मॉल में ऑर्गेनिक का स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं उनको 5 गुना पैसा मिल रहा है। हम किसानों के पास अभी अंचल में ऑर्गेनिक का पैसा उतना ही है, बट हमें हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखना है, मेरा इस पर जोर देना है। पहुंचा मैं जड़ों की डिजाइन, फर्टिलाइजर और सॉइल टेस्ट। फसल कोई सी भी हो इसमें ये काम में आएगा। अगले चरण पे जाते हैं। ये आप